ओके जी, मॉक डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। आपके सामने पेपर मौजूद होगा। कुछ चीज़ें बोर्ड पे आपको सॉल्व करवा दूंगा, कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। 9 सवाल थे जी इस मॉक में, 100 मार्क्स का था। और इसके अंदर थोड़ी सी कोशिश की गई थी कि तमाम चैप्टर जो हैं उनको कंसिडर किया जाए। तो अगर वन बाय वन सिर्फ क्वेश्चंस को देखें तो पहला जो क्वेश्चन था वो टारगेट कॉस्टिंग में से था। दूसरा जो क्वेश्चन था ये डिसीजन मेकिंग में से था, जिसमें हमने ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान जो है वो हमने निकालना था। और इसमें गालिबन एक पार्ट जो था वो एक्सटर्नल मेक और बाय डिसीजन का भी था। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर टेस्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 शायद आप लोगों के लिए टफ़ हो, क्योंकि आपको ये बात जब जॉब बैच और सर्विस कॉस्टिंग पढ़ाई थी तो वहाँ पे बताया था कि जो सर्विस कॉस्टिंग का सवाल है वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है। लेकिन बहरहाल ये सवाल भी इतना था कि आप इसमें पासिंग मार्क्स ले सकें। तो इंशाल्लाह अब इस सवाल को जब डिस्कस करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम इस सवाल में मार्क्स सिक्योर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 इन्वेंट्री मैनेजमेंट का था। जो बी पार्ट था ये सिंपल एक कॉस्टिंग का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 जो थी इसके अंदर जी रेलिवेंट कॉस्टिंग का ये सवाल था, जिसके अंदर हमने रेलिवेंट कॉस्ट की बेस पे जो है वो डिसीजन मेकिंग करनी थी। 6 लेबर। 7 जो था ये सवाल, इसके अंदर हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी थोड़ी सी टेस्ट की हुई थी और थोड़ी सी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी टेस्ट की हुई थी। 8 थ्योरेटिकल सवाल था और 9 जो सवाल है वो फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सवाल था। तो भाई इस मॉक के अंदर मेरे ख्याल में प्रोसेस कॉस्टिंग के अलावा या वेरिएंस एनालिसिस के अलावा सारी ही चीज़ें जो है वो टेस्ट हो गई थी। वेरिएंस एनालिसिस और प्रोसेस कॉस्टिंग इसमें टेस्ट नहीं हो सकी, बाकी तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं वो इस मॉक के अंदर जो है वो टेस्ट हो गए थे। तो बहरहाल ऑब्वियसली सारे के सारे चैप्टर्स तो नहीं टेस्ट हो सकते, लेकिन एक आधी चीज़ जब आप फाइनल में जाएंगे तो वहाँ पे भी रह ही जाएगी। आपने तैयार सारा कुछ करके जाना। चलिए जी, शुरू करते हैं। Berlin Limited assembles and sells many types of radios. It is considering extending its product range to include digital radios. करना क्या है जी? Calculate the expected cost per unit for the radio and identify any cost gap that might exist. तो आपको जब टारगेट कॉस्टिंग पढ़ाई थी तो वहाँ पे आपको ये बात बता दी गई थी कि टारगेट कॉस्टिंग का सवाल एक आसान सवाल होता है। इसके अंदर हमने कॉस्ट निकालनी होती है, अपनी टारगेट कॉस्ट निकालनी होती है। और टारगेट कॉस्ट वो मोस्टली कम ही होता है कि आपको डायरेक्ट निकालने का तरीका बता दें। वो आपको सेल प्राइस दे देता है, सेल प्राइस के साथ आपको आपकी प्रॉफिट परसेंटेज दे देता है और वहाँ से आपने अपनी टारगेट कॉस्ट निकालनी होती है। तो फिर आप अपनी टारगेट कॉस्ट को और जो आपकी ये कॉस्ट होती है इसको कैलकुलेट करते हैं और गैप निकालते हैं। तो हमने कॉस्टिंग करनी थी, बाकी टारगेट कॉस्ट तो आप निकाल ही लेंगे, ऊपर डाटा मौजूद था। आसान सवाल था ये। इस सवाल में से 10 आने चाहिए थे आपके। Anyways, these radios produce a better sound quality than traditional radios and have a large number of potential additional features not possible with the previous technologies. A radio is produced by assembly workers assembling a variety of components. Production overheads are currently absorbed into product cost on assembly labor hour basis. A selling price of rupees 44 has been set in order to compete with a similar radio on the market that has a comparable features to Berlin Limited intended product. सेलिंग प्राइस जी 44 की हमने सेट की है। सिमिलर रेडियो जो मार्केट में है उसी तरह का चलता है। द बोर्ड हैज़ एग्रीड दैट द एक्सेप्टेबल मार्जिन आफ्टर अलाउइंग फॉर ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट शुड बी 20%। ये जी मार्जिन भी उसने आपको दे दिया। तो यहाँ से हमारे लिए बहुत ही आसान काम है कि हम क्या करें, हम यहाँ से टारगेट कॉस्ट जो है वो निकाल लें। तो ठीक है जी, ये काम तो हम कर ही लेंगे टारगेट कॉस्ट निकालने का। मार्जिन है गालिबन, तो मार्जिन आपको पता है कि सेल प्राइस के ऊपर होता है, तो ये काम हम कर लेते हैं, बल्कि साथ ही कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम डिले करें, साथ ही कर लेते हैं। तो टारगेट कॉस्ट की अगर बात की जाए, टारगेट कॉस्ट, तो टारगेट कॉस्ट कैसे निकलेगी? 44 हमारी सेल प्राइस है जी जो उसने सवाल में दिया हुआ है, और 80% मार्जिन है। और मार्जिन आपको पता है सेल प्राइस पे होता है, मार्कअप कॉस्ट पे होता है, मार्जिन सेल प्राइस पे होता है। तो भाई जो आपकी टारगेट कॉस्ट है दैट इज़ 44 का कितने परसेंट है जी? उसने सवाल में आपको बताया कि जी द बोर्ड हैज़ एग्रीड दैट द एक्सेप्टेबल मार्जिन शुड बी 20%। अगर मार्जिन 20 है तो कॉस्ट 80 होगी, जारी बात है। तो इसको आप 0.80 से मल्टीप्लाई करें। तो देखें जी आपकी टारगेट कॉस्ट क्या आती है। टारगेट कॉस्ट आएगी जी 35.20। दिस इज़ आवर टारगेट कॉस्ट।
अब हम अपनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालेंगे, यानी जो उसने डाटा सवाल में दिया हुआ है उसकी बेस पे हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालेंगे और एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल के हम कंपैरिजन करेंगे। ले जाइए, सेलिंग प्राइस ये पढ़ लिया हमने। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू रेडियोज एज फॉलोज। कंपोनेंट 1 सर्किट बोर्ड, दीज आर बॉट इन एंड कॉस्ट ₹4.10 ईच। तो सिंपल कॉस्ट है जी, 4.1 एक रेडियो की कॉस्ट है। दे आर बॉट इन बैचेज ऑफ 4000 एंड एडिशनल डिलीवरी कॉस्ट आर ₹2400 पर बैच। ले जी, दो कॉस्ट यहाँ पर आ गई। अगर मैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट यहाँ पर निकालना चाहूँ, एक्सपेक्टेड जी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट के बारे में वो क्या बात करता है जी? वो बात ये करता है कि रेडियो का जो कंपोनेंट है उसकी कॉस्ट उसने बताई है जी 4.1। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या बताया जी? डिलीवरी कॉस्ट। अच्छा, डिलीवरी कॉस्ट उसने 4000 बताई है। तो ये 4000 जो डिलीवरी कॉस्ट है, सॉरी 2400 बताई है। 2400 जो डिलीवरी कॉस्ट है ये बैच की है और एक बैच में 4000 यूनिट्स होते हैं। इट मीन्स कि ये 2400 की जो कॉस्ट है ये 4000 की है। तो आपने एक की निकालनी है, तो 2400 डिवाइड बाय 4000, तो ये आंसर आपका कितना बनेगा जी? आंसर आपका बनेगा 0.6। ठीक है जी, एक आसान सवाल। आगे चलें। कंपोनेंट 2 वायरिंग। इन एन आइडियल सिचुएशन 25 सेंटीमीटर ऑफ वायरिंग इज नीडेड फॉर ईच कंप्लीटेड रेडियो। However, there is some waste involved in the process as wire is occasionally cut to the wrong length or is damaged in the assembly process. Burnley Limited estimates that 2% of the purchase wire is lost in the assembly process. Wire cost ₹0.5 per meter to buy. भाई साहब ने शरारत की है। वो कहता है कि 25 सेंटीमीटर की वायरिंग हमें चाहिए होती है, कुछ वेस्ट भी होता है, और वेस्ट जो है वो कितना है जी? 2% ऑफ परचेज्ड वायर। ये बात आपको बताई थी कि दो तरह के लॉस हो सकते हैं। एक होती है इनपुट क्वांटिटी, इसमें से नॉर्मल लॉस माइनस किया जाता है और हम पहुंचते हैं रिक्वायर्ड क्वांटिटी की तरफ। तो अगर इनपुट क्वांटिटी पे लॉस है और नॉर्मली आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी दी जाती है, नॉर्मली, ज़रूरी नहीं है, नॉर्मली ये दी जाती है। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर ऑफ वायर इज़ नीडेड, इसका मतलब है कि ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, लेकिन लॉस जो आपका लग रहा है वो इस पर लग रहा है, इसका मतलब है कि आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। 2% है जी, तो इसका मतलब है आपको ये क्वांटिटी नहीं पता, तो कोई क्वांटिटी होगी उसमें से हम उसका 2% माइनस करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आएगा। ये ग्रॉसिंग अप का सवाल है, ठीक है। तो अगर आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी गिवन हो और लॉस इनपुट क्वांटिटी पे लगता हो तो आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। ये बात आपके साथ हो चुकी है। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है जी। दो मसले हैं। एक मसला तो ये है कि 25 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, ख़रीदना ज़्यादा पड़ेगा, 2% ज़्यादा ग्रॉस अप करके ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन दूसरा मसला ये है कि हमें जो नीचे रेट दिया गया है वो मीटर का दिया गया है और ऊपर हमें जो क्वांटिटी दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का तरीका है जी डिवाइड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। सो कंपोनेंट 2 की बात करें, सिंपल तरीका है भाई, 25 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जब आंसर, जो भी आंसर आएगा, चले आंसर साथ ही लिखते हैं, 0.25। ये 0.25 पड़ा हुआ है 98 पे, क्योंकि 2% लॉस है, हमें ग्रॉसअप करना है। ग्रॉसअप कर दिया, और रेट क्या है हमारे पास पर मीटर? रेट हमारे पास है जी 0.5 पर मीटर। नहीं जी, ये फैक्टर पूरा लगेगा जिससे हम ये सारा काम जो है वो कर लेंगे। इससे हमारी जो वायरिंग की कॉस्ट आती है दैट इज 0.13। ओके। अदर मटेरियल 8.1 पर रेडियो, चूंकि हम एक रेडियो की कॉस्ट निकाल रहे हैं तो बस ठीक है, 8.10। देन देयर इज लेबर। These are skilled people who are difficult to recruit and retain. Burnley Limited has more staff of this type than needed, but is prepared to carry this extra cost in return for the security it gives to the business. It takes 30 minutes to assemble a radio, and the assembly workers are paid ₹12.6 per hour. भाईजान 30 मिनट लगते हैं एक रेडियो को बनाने में, और असेंबली वर्कर्स जो हैं उनको 12.6 पर आवर दिया जाता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 10% ऑफ द आवर्स पेड टू द असेंबली वर्कर इज फॉर आइडल टाइम। लें जी, भाई साहब ने जो फरमाया कि 30 मिनट लगते हैं रेडियो को असेंबल करने के लिए, वर्कड आवर्स हैं, लेकिन 10% हमारा आइडल टाइम भी है। और पेमेंट हम किस बेस पे करते हैं? पेमेंट हम आइडल टाइम की बेस, यानी कि पेड आवर की बेस पे होती है, आइडल टाइम को शामिल करना है। तो भाई लेबर कॉस्ट निकालने का जो यहाँ पे तरीका होगा वो कुछ ऐसे होगा। सबसे पहले आपको वर्कड आवर्स को पेड आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12.6 से, जो कि हमारा रेट है।
तो भाई आधा घंटा 30 मिनट लगते हैं एक रेडियो को असेंबल करने में। तो इसको अगर आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसको आवर्स में कन्वर्ट करें, तो ये बन गया 0.5। लेकिन ये वर्कड आवर्स है, हमें तो पेड आवर चाहिए। और 10% आइडल टाइम है, अगेन वही वाली सिचुएशन जो यहाँ पर बनी थी। पेड आवर में से आइडल टाइम निकालें तो वर्कड आवर्स आते हैं। उसने आपको वर्कड आवर दिए हमें, जो लॉस है आइडल टाइम है वो कैलकुलेट होता है पेड आवर पे, तो ग्रॉसिंग अप, बिल्कुल ग्रॉसिंग अप करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि ये 0.5 जो है वो 90 पे पड़ा है क्योंकि 10% आइडल टाइम है। और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12.5 है, 12.6 है, 12.6 है, तो 12.6। तो आपके पास जो लेबर कॉस्ट बनेगी यहाँ पर दैट वुड बी 7 रुपए पर रेडियो की लेबर कॉस्ट बनेगी। प्रोडक्शन ओवरहेड्स। Recent historic cost analysis has revealed the following production overhead data. टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, टोटल असेंबली लेबर आवर, कुछ दिमाग में घंटियां बजनी चाहिए कि ये टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। इसने आपको कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये वेरिएबल हैं या फिक्स हैं। तो आपको ये बात बता दी गई थी कि जब भी टोटल की बात हो तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये इसके अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल हैं। ओके, तो ठीक है मेरे भाई। शुरू करते हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड ऑन असेंबली आवर बेसिस बेस्ड ऑन नॉर्मल एनुअल एक्टिविटी लेवल्स इन अ टिपिकल ईयर। 2,40,000 असेंबली आवर्स विल बी वर्क बाय बर्लिन। ले जी, हाइलो मेथड आप लगा लेंगे, वो तो मेरे ख्याल में आप मेरे से बेहतर लगा सकते हैं। हाइलो मेथड लगाने के बाद क्या होगा, आपका फिक्स और वेरिएबल जो है वो अलग अलग हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, 7 लाख माइनस 6 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 23,000 माइनस 19,000। तो ये हाइलो मेथड से आप क्या करेंगे, आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो निकाल लेंगे। जब आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को आपने मल्टीप्लाई करना है किस फैक्टर से, इस फैक्टर से या 0.5 से। क्यों 0.5 से, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल ओवरहेड्स में वही आवर्स यूज होते हैं जो लेबर में यूज होते हैं, लेकिन लेबर पे होती है पेड आवर्स में और वेरिएबल एफओएच होते हैं वर्कड आवर की बेस पे। क्यों, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आइडल टाइम होगा तो हमारे ओवरहेड्स इनकर नहीं हो रहे होते। तो यहां पर हमारा 0.5 होगा और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस हाइलो मेथड से जो रेट आएगा उसके साथ। ठीक होगी बात, ये आपके पास आ जाएगा। क्या फिक्स्ड एफर्ट शामिल करेंगे, आंसर इज यस, बिल्कुल शामिल करेंगे। और क्यों शामिल करेंगे भाई, इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि सवाल में उसने खुद कहा हुआ है कि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं और फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब सवाल फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकालेंगे भाई, हाइलो मेथड के अंदर आपको तरीका आता है कि जब आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर देना है एक्टिविटी लेवल के साथ। कोई भी एक उठा लें, सवाल में 2 एक्टिविटी लेवल्स हैं गालिबन, एक उसने दिया हुआ है आपको 19,000 और एक दिया हुआ है 23,000, किसी एक के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर आप मिसाल के तौर पे 23,000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक आंसर आएगा। ये आपके पास वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे, टोटल ओवरहेड्स तो उसने आपको दिए ही हुए हैं। टोटल में से वेरिएबल एफओएच निकालें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, फिक्स्ड एफओएच। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आंसर आएगा ना, ये आपके पास आएगा मंथ का। क्यों, क्योंकि आपको जो हाइलो मेथड के लिए डाटा दिया गया है वो पर मंथ दिया गया है, जबकि नीचे जो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल्स आपको 2,40,000 के दिए गए हैं ये पर एनम है। तो इसका मतलब है कि ये जो पर मंथ है इसको पहले 12 से मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड करें 2,40,000 से, तो आपके पास एक एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। और इस एब्जॉर्प्शन रेट की मदद से आपने क्या करना है, आपने इसको एब्जॉर्ब करवा देना है किसके अंदर, रेडियो की कॉस्ट के अंदर। और आर्स आपको पता है 0.5 ही होते हैं एब्जॉर्प्शन रेट। लें जी, यहां से आपकी कॉस्ट आ जाएगी, इसको कंपैरिजन करें इसके साथ और कॉस्ट गैप निकाल लें। दैट वाज द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सवाल था, मुश्किल नहीं था, आसान सवाल था, सारी बातें आपको पता थी। लेकिन चलें अगर मैं मान लूं कि लेबर वाला पॉइंट थोड़ा सा या कंपोनेंट 2 वाला पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसके कोई 10 में से 9 नंबर तो होंगे नहीं, इसके 10 में से 3 नंबर होंगे, तो फिर भी 7 नंबर आपके आने चाहिए थे, सवाल पास हो जाना चाहिए था आपका। ठीक है जी, आइए जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। The managers of Denver Limited are reviewing the operations of the last month of the company in order to make operational decisions for the following month. Details of some of the products manufactured by the company are given below. इंतहाई आसान सवाल था ये तो प्लेट में आपको रख के नंबर दिए हुए थे पार्ट ए के स्पेशली। पार्ट ए में कहते हैं डिटरमिन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर प्रोडक्ट्स AR2, GL3 एंड HT4। लेकिन XY5 की बात ही नहीं की उसने। फॉर द फॉलोइंग मंथ ऑन द assumption that additional supplies of material R2 are not purchased.
Products AR2, GL3 and HT4 are sold to Denver Limited's customers. Product XY5 is a component that is used in the manufacture of other products. Denver Limited manufactures a wide range of products in addition to those detailed above. ठीक है जी. Material R2 which is not used in any other Denver product is expected to be in short supply next month due to industrial action at a major producer of the material. शायद limiting factor है. Denver Limited has just received delivery of 5500 kg of R2. This is expected to be the amount held in stock at the start of the next month. The company does not expect to be able to obtain further supplies of R2 unless it pays the premium price. The normal market price is 2.5 per kg. 5500 अवेलेबल है जी. अवेलेबल क्वांटिटी भी आ गई तो भिनक पड़ गई कि शायद यही लिमिटिंग फैक्टर होगा. बारल चेक कर लेंगे. R3 is available at a price of rupees 2 per kg. ये दूसरा मटीरियल है जी. Denver Limited does not expect any problems in securing supplies of this material. Direct labor is paid at a rate of 4 per hour. Normal data मौजूद है. Helsinki Limited has recently approached Denver Limited. ये पता नहीं नाम किसने उठाए हैं, कहाँ से उठाए हैं. Helsinki Limited has recently approached Denver Limited with an offer to supply a substitute for product XY5 at a price of rupees 10.2 per unit. भाईजान एक नई कंपनी है, वो डेनवर के पास आई है और कहा है कि भाईजान मैं आपको जो है ना XY5 की जगह पे ना 10.2 पर यूनिट के हिसाब से चीज़ें बेचता हूँ. डेनवर लिमिटेड वुड नीड टू पे एन एनुअल फी ऑफ रुपीज़ 50,000 फॉर द राइट टू यूज दिस पेटेंटेड सब्सटीट्यूट. ले जी, वो कहता है कि XY5 की आपकी इन हाउस प्रोडक्शन तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सॉरी हाँ, वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि XY5 अगर आप नहीं बनाते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल ये है कि आप जो है वो क्या करें, आप 50,000 की आप हेल्सिंकी लिमिटेड से चीज़ें ले लें. खुद नहीं बनाते, हेल्सिंकी लिमिटेड से चीज़ें ले लें. लेकिन अगर आप हेल्सिंकी लिमिटेड से चीज़ें ख़रीदते हैं तो फिर आपको 50,000 की कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ेगी पर एनम. तो ये एक नई कहानी आ गई. तो बहरहाल है, इसको तो बाद में देखते हैं. सबसे पहले तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान पे है ना. तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान उसने XY5 का पूछा ही नहीं है, उसने पूछा है AR2 का, GL3 का और HT4 का. सर मेरे ख्याल में इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता. सवाल में कोई फनकारी नहीं है. ईजी 8 मार्क्स, ईजीएस्ट 8 मार्क्स. ले जी, क्या करेंगे आप? AR2, GL3, HT4. सबसे पहले हम क्या करते थे? आइडेंटिफाई कॉन्ट्रीब्यूशन. निकाले जी कॉन्ट्रीब्यूशन. AR2 21, 28.5, 27.3 सेलिंग प्राइस आ गई. वेरिएबल कॉस्ट लेस करें. AR2 2 kg पर यूनिट है और एक यूनिट और 1 kg का रेट है 2.5, तो 2 into 2.5. GL3 3 into 2.5 और HT4 3 into 2.5. वेरी इजी. R3 2 kg पर यूनिट लग रहा है AR2 में और 1 kg की कॉस्ट उसने नीचे दी हुई है 2 per kg. यहाँ से इसकी कॉस्ट आ जाएगी. लेबर आर्स दिए हुए हैं और नीचे उसने डायरेक्ट लेबर इज पेड एट अ रेट ऑफ 4 per hour. ये भी हो गया. और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड तो उसने रुपीज़ पर यूनिट दिए हुए भाई. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपको पता है कि हम इसके अंदर इग्नोर करते हैं. तो क्या यहाँ से कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा. सेकंड स्टेप क्या होता है जी? सेकंड स्टेप में हमने लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना होता है. तो भाई ये भी मसला कोई नहीं है. आपका पास R2 5500 है और आपने AR2 के 950 बनाने हैं और एक यूनिट में कितने लग रहे हैं जी? R2 के 2 लग रहे हैं. तो ये ले जी 950 इंटू 2, ये गालिबन बनेगा 1900. 1900 तो गया. नेक्स्ट आइए जी 1000. GL3 में 1000 इंटू 3, एक में 3 लग रहे हैं R2 के, जी 3000, ये भी गया. और HT4 पे आइए, इसके बनाने हैं 900 और एक में लग रहा है 3, 2700. तो ये कितना बना जी टोटल? ये तो 19वां बन गया. 4900 मेरे ख्याल में 7600 बन गया. हमारे पास कितने हैं जी? हमारे पास तो 5500 है. तो लिमिटिंग फैक्टर है जी ये. ठीक है जी. थर्ड स्टेप, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो आपने निकाला होगा उस पर आप R2 को डिवाइड करेंगे 2, 3 और 3 को, जितने एक एक यूनिट में लगते हैं, डिवाइड करेंगे. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे और लिमिटिंग फैक्टर निकालने के बाद क्या होगा मेरे भाई? उसके बाद आप रैंकिंग करेंगे और रैंकिंग करने के बाद आप ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बना लेंगे. मेरे हाल में ये तमाम बातें आपको पता है. ये तो आसान बातें थी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ये 8 आने चाहिए थे मेरे भाई, ये 8 नंबर आने चाहिए थे. आगे चलिए. If Denver Limited decides to purchase further supplies of R2 to meet demand for products AR2. अच्छा, यहां पर उसने ना ऊपर सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ था, द कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट टू बी एबल टू ऑब्टेन फर्दर सप्लाईज ऑफ R2 अनलेस इट पेज द प्रीमियम प्राइस. प्रीमियम प्राइस होता है नॉर्मल मार्केट प्राइस से ऊपर पे करना. तो वो कहता है कि जब तक आप मार्केट प्राइस से ऊपर पे नहीं करेंगे तब तक आपको जो है वो मजीद सप्लाईज नहीं मिलेंगी. सवाल वो ये पूछ रहा है बी के अंदर,
If Denver Limited decides to purchase further supplies of R2 to meet demand for the products AR2, GL3 and HT4, what should be the maximum price per kg that the company is prepared to pay? वो कहता है कि मुझे वो कीमत बताएं जो कि मैं पे करने के लिए तैयार हूं। ओ तेरी खैर। तो ये काम कैसे होगा मेरे भाई? देखिए, कोशिश ये होती है कि लॉस ना हो, ठीक है, लॉस ना हो। अब अगर बात की जाए तो आपने क्या किया होगा, पार्ट ए के अंदर AR2, GL3 और HT4 इन तीनों यूनिट्स का ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान डिसाइड किया होगा, और तीनों में से कोई एक आधी प्रोडक्ट आपकी ऐसे निकलेगी जो आप पूरी नहीं बना सकेंगे, ठीक है। मैं आपको चले बता देता हूं कि इसके अंदर HT4 वो प्रोडक्ट थी जो कि आप मुकम्मल नहीं बना सकेंगे। जब आप रैंकिंग करेंगे इसके अंदर, तो रैंकिंग के अंदर सबसे पहला रैंक AR2 का आएगा, सबसे पहले वो बनाएंगे, दूसरा रैंक GL3 का आएगा और तीसरा रैंक HT4 का आएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूं। तो HT4 जब आप पूरी नहीं बना सकेंगे तो इट मींस HT4 के लिए आपको मटेरियल R2 मार्केट से खरीदना पड़ेगा। जब आपको ये मार्केट से खरीदना पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोशिश ये होगी कि मैं मार्केट से इतने का खरीदूं कि मुझे HT4 को बनाने में या बेचने में लॉस कोई ना आए, ठीक है, फायदा हो ना हो, लॉस ना आए, क्योंकि उसका सवाल यह है कितनी कीमत R2 की देंगे। सर इतनी दे सकेंगे कि लॉस ना हो। तो लॉस ना हो तो इसका तरीकेकार क्या है मेरे भाई? इसका तरीकेकार ये है कि आपने जो इसकी सेलिंग प्राइस निकाली है, वो सेलिंग प्राइस कितनी निकाली है? वो है 27.3। निकाली क्या है? गिवन है। सर इधर डस्टर कहीं मौजूद है कि नहीं? जरा चेक, ये पड़ा हुआ है। ओके जी, उसने सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है 27.3। अब आपने इसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लेस करनी है, लेकिन जब आपने वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है तो वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हुए आपने R2 का रेट नहीं लेना, उसको आपने कांस्टेंट बना देना है। आपका टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो बस जीरो हो जाए। मैक्सिमम प्राइस आप जाना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम प्राइस इतनी होगी R2 की कि ये जीरो से नेगेटिव ना हो, ये बस जीरो हो जाए। तो इसका मतलब है ये भी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आप R2, इसमें R2 कितना लगता है अभी देख लेते हैं, फिर इसमें R3 भी लगता है, फिर लेबर भी है और इसमें ओवरहेड्स भी हैं, लेबर और वेरिएबल एफओएच। ले जी, सबसे पहले हम वेरिएबल एफओएच की बात करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स में लग रहे हैं 1.1 के 1.1। लेबर इसमें कितनी लग रही है जी? 4 × 1.5, 6 रुपए की लेबर लग रही है। सारा डाटा सवाल में मौजूद है। उसके बाद R3 1.6 लग रहा है, 1 × 2 के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से 3.2। अब यहाँ पर आए सर, R2 का जो रेट है ना, रेट ये 3 kg लगना है। किस रेट पे? सर ये रेट ही तो आइडेंटिफाई करना है, इसको 3x ले लें। तो क्या ये आपकी इक्वेशन नहीं बन गई? ये आपकी इक्वेशन बन गई 27.3 माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये x वो रेट होगा जो कि आप मैक्सिमम पे करना चाहेंगे R2 के लिए। ओके ओके, ऐसे भी सवाल हमने सारे किए हैं, आपको अगर याद हो, या लेबर के चैप्टर में पीस रेट में किए हैं। डिस्कस वेदर डेनवर लिमिटेड शुड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट XY5 और बाय द सब्स्टिट्यूट ऑफर्ड बाय हेलसिंकी लिमिटेड, योर आंसर शुड बी सपोर्टेड बाय अप्रोप्रिएट कैलकुलेशंस। ले जी, भाई साहब फरमाते हैं कि बता दें कि क्या हमें ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी या हम ये बाहर से ख़रीद लें। तो सर आसान काम, वेरी आसान काम। हेलसिंकी लिमिटेड हैज़ रिसेंटली अप्रोच, लास्ट पैराग्राफ, Denver Limited with an offer to supply a substitute for product XY5 at a price of ₹10.2 per unit। वो कहता है 10.20 का मेरे से ले लो। नहीं जी, यहाँ तक तो जिंदगी सुकून में थी। बनाने में कितने पैसे लग रहे हैं? अगर आप ऊपर देखें XY5 3 kg पर यूनिट R3 लग रहा है, और R3 कितने का है जी? 2 रुपए का। तो मेरे ख्याल में 3 × 2 6 रुपए तो आपके इसमें लग रहे हैं। डायरेक्ट लेबर आपके लग रहे हैं जी 1.7, लेकिन 1 घंटा कितने का है? 1 घंटा 4 का है। तो 1.7 × 4 कितना बनेगा जी? 1.7 × 4 बनेगा 6.8। वेरिएबल एफएच 1.4। तो ये टोटल कॉस्ट आपकी कितनी बन गई? टोटल कॉस्ट आपकी बन गई 14.2।
और हेलसिंकी साहब 10.2 का दे रहे हैं। वो सर खरीदें अन्नेवा, हेलसिंकी से अन्नेवा खरीदें, 4 रुपए की बचत हो रही है भाई। सर नहीं, इतनी आसान जिंदगी नहीं है। डेनवर लिमिटेड वुड नीड टू पे एन एनुअल फी ऑफ ₹50,000 फॉर द राइट टू यूज दिस सब्सिट्यूट। वो कहता है कि अगर तुम हेलसिंकी लिमिटेड से ख़रीदते हो ना ये चीज़ें, तो 50,000 एनुअली तुम्हें पे करना पड़ेगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि 50,000 अगर आपको एनुअल पे करना पड़ेगा तो क्या मैन्युफैक्चरिंग में फ़ायदा रहेगा या बाहर से ख़रीदने में फ़ायदा रहेगा? क्योंकि बाहर से ख़रीदने में तो 4 रुपये का फ़ायदा है, लेकिन 50,000 कॉस्ट भी तो लगेगी। अब देखिए सर, यहाँ पे ना थोड़ी सी टेक्निकलिटी जो है वो देनी पड़नी थी हमें। देखिए, बात को जरा ध्यान से समझिएगा, इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। हर मैन्युफैक्चरिंग पे, हर यूनिट को मैन्युफैक्चर करने पे मुझे 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे ही है, बाहर से खरीदूंगा 4 का फायदा, अगर मैं मैन्युफैक्चर करूंगा तो 4 रुपए ज्यादा लगेंगे। लेट्स अज्यूम पहला यूनिट बनाऊंगा तो 4 रुपए का नुकसान इजाफी देना पड़ेगा, दूसरा यूनिट होते 8 हो जाएगा, चौथे पे 16, पांचवें पे 20 एंड सो ऑन। यानी हर यूनिट पे आपको 4 रुपए इजाफी पड़ रहे हैं। सर ये 50,000 कब होगा जाके? मतलब कब मैं कहूंगा कि 50,000 का मुझे नुकसान हो गया है मैन्युफैक्चरिंग पे? सर ये आंसर ऐसे निकलेगा, 50,000 डिवाइड बाय 4, 12,500 यूनिट्स। भाईजान पहला यूनिट बनाऊंगा 4 का नुकसान हो रहा है, क्यों? बाहर से खरीदने में फायदा है। दूसरा बनाऊंगा, तीसरा बनाऊंगा, करते करते एक वक्त आएगा कि 12,500 यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरा जो ये नुकसान है ये 50,000 तक पहुंच चुका होगा। और जब ये नुकसान 50,000 तक पहुंचेगा तब मैं आके बात करूंगा कि भाई मुझे हर यूनिट को खरीदने पे 4 रुपए का फायदा तो हो रहा था, लेकिन एक 50,000 की एनुअल कॉस्ट भी तो बेयर करनी पड़ रही थी मुझे, वो भी तो कॉस्ट देनी पड़ रही थी। तो भाई बाहर से खरीदने पे बेशक 4 का फायदा है, लेकिन 50,000 का नुकसान भी है। तो लेट्स अज्यूम अगर मैं एक यूनिट सिर्फ बनाता हूं तो मुझे 4 का फायदा तो है, लेकिन साथ ही साथ 50,000 का नुकसान भी है। इसका मतलब है कि नेट नुकसान मुझे कितना है? 49,996 का नुकसान है बाहर से खरीदने पे अगर मैं एक यूनिट बनाता हूं। अगर मैं 2 यूनिट बनाता हूं तो सर ये फायदा 8 पे चला जाएगा। जरी बात है, हर बाहर से खरीदने पे 4 रुपए का फायदा है, ये तो 50,000 ऐसे ही रहेगा। ये 4992 हो जाएगा, 92 वही वाला। तीसरा बनाऊंगा तो 12 रुपए का फायदा, ये 50,000 तो मुझे हेलसिंकी को पे करना ही पड़ेगा, और ये 49,988 हो जाएगा। देखिए हर यूनिट मैन्युफैक्चर के साथ साथ मेरा नुकसान कम होता जा रहा है। सर ये नुकसान जीरो कब होगा? ये नुकसान जीरो तब होगा जब आप इतने यूनिट्स बना लें कि आपका ये फायदा जो है 50,000 पे आ जाए, ये 50 आपको पे करना ही करना है और आप जीरो हो जाए। सर वो 12,500 यूनिट्स है। 12,500 यूनिट्स के ऊपर आपको इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में 50,000 का नुकसान हो रहा होगा, लेकिन यहां पर आके आप इंडिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि 50,000 आपने बाहर भी तो पे करना है। अगर 50,000 आपने बाहर पे करना है तो इन हाउस में भी हर यूनिट के साथ आपको 4-4 रुपए का लॉस हो रहा है। तो जब आप 12,500 यूनिट्स बनाएंगे तो 50,000 बराबर हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि अगर आप 12,500 यूनिट्स बना रहे हैं तो फिर तब तक तो आप इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करें, क्योंकि आपने बाहर भी तो 50,000 देना है। अब लेट्स अज्यूम 2 यूनिट बनाने हैं आपने, 2 यूनिट अगर आपने बनाने हैं तो 2 यूनिट बनाएंगे तो सर 8 रुपए का आपको नुकसान हो रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको 50,000 उसको देने पड़े होंगे तो नुकसान। तो इसका मतलब है कि अगर आप 12,500 यूनिट्स तक बना रहे हैं तो फिर तो आप इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन जैसे ही 12,501 पे जाएंगे ना तो ये 4-4 रुपए की सेविंग जो है वो आपके 50,000 के आउटफ्लो से ज़्यादा हो चुकी होगी और तब आप फायदे में आ जाएंगे। तो इसका जवाब कुछ ऐसे देना था कि 12,500 यूनिट्स तक अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो फिर आप इन हाउस ही करते रहें, लेकिन जैसे ही 12,501 पे आएंगे तो आपको क्या होगा? आपको फ़ायदा होना शुरू होगा। और वो किस तरीके से? देखिए 12,501 यूनिट बनाएंगे, इन हाउस मैन्युफैक्चर करेंगे तो क्या होगा? आपको 4 रुपए हर यूनिट बनाने पर लॉस हो रहा है, जैसे कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये कितना बनेगा भाई? ये बनेगा 50,000 और 4 रुपए का लॉस। लेकिन जब आप बाहर से खरीदते हैं तो आपने सिर्फ उसको 50,000 देने हैं। तो देखें 4 रुपए का लॉस आपको इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में है। तो जैसे ही 12,501 होगा आपको ये मसला हो जाएगा। तो इसलिए 12,500 तक बनाने में इन हाउस और उससे ऊपर पे आपको बाहर से खरीद लेना चाहिए।
अच्छा सवाल था ये, सी पार्ट इसका थोड़ा सा मुश्किल था। तीसरे को भी छोड़ें, बाद में देखते हैं। चौथे, यार ये चौथा कराते हुए मुझे शर्मिंदगी हो रही है। ये चौथा सवाल तो आपको करते हुए भी शर्मिंदगी होनी चाहिए। एनीवेज, लेट्स डिस्कस इट। आगे चलते हैं। Omega Limited is a manufacturer producing various items. One of its main products has a constant monthly demand of 20,000 units. The production of this product requires 2 kg of chemical A. The cost of chemical is rupees 5 per kg. The supplier of the chemical takes 6 days to deliver the same from the date of the order. The ordering cost is rupees 12 per order and the holding cost is 10% per annum. Calculate EOQ. कुछ शर्मिंदा हो, EOQ आपसे पूछ रहा है। 2 into annual demand. Where is annual demand, man? Constant monthly demand है 20,000, तो भाई इंटू 12 कर देंगे तो क्या होगा? ठीक है जी, पूरे साल की आ जाएगी। और आपको पता है कि यहाँ पर हमने रॉ मटेरियल की डिमांड लेनी होती है। ये 20,000 यूनिट्स तो फाइनल प्रोडक्शन की है। एक यूनिट के अंदर 2 kg लगते हैं, तो भाई 20,000 यूनिट्स इंटू 2, 40,000 kg रॉ मटेरियल पर मंथ चाहिए, इंटू 12, 4,80,000 पूरे साल का चाहिए। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट 12 गिवन है, होल्डिंग कॉस्ट 10% है, और ये 10% आपको पता है अगर परसेंटेज हो तो इसको हम कॉस्ट पे लगाते हैं। तो कॉस्ट 5 गिवन है, तो EOQ तो आ गया। नंबर ऑफ ऑर्डर रिक्वायर्ड पर ईयर को खुदा का खौफ करें यार। द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग द केमिकल है यार, मतलब अब शर्मिंदगी हो रही है ये, मतलब अब आप नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं निकाल सकते, आप यही काम कर करके तो बड़े हुए हैं। और टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग, क्या ये नहीं निकाल सकते? वेरी इजी। अब इसमें मैं डिस्कस क्या करूँ? हाँ, सेकेंड पार्ट, सेकेंड बुलेट, सॉरी। Assuming that there is no safety stock and that the present stock level is 4,000 kg, what should be the next order? When should the next order be placed? अगला ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए? मांग क्या रही है आपसे? मुझसे लगता है रीऑर्डर लेवल मांग रहा है आपसे। तो सर अगर सेफ्टी स्टॉक मौजूद नहीं है तो फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। और एक बात आपको बता दी थी कि अगर लीड टाइम दिनों में है तो यूजेज भी दिनों में होनी चाहिए। सो मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो सर रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लीड टाइम तो सवाल में 6 मौजूद है, उसने बताया हुआ है कि सप्लायर 6 दिन लगाता है चीज़ें डिलीवर करने में। व्हाट अबाउट मैक्सिमम यूजेज? मैक्सिमम यूजेज का मसला ही कोई नहीं है। क्या करेंगे भैया? मैक्सिमम यूजेज कैसे निकालेंगे? नहीं बोलेंगे, फिर खामोश है। ले जी, मेरे ख्याल में आपको 40,000 केजीज जो है वो चाहिए एक महीने में, क्योंकि बात तो केमिकल ए की हो रही है ना, आपने तो ऑर्डर केमिकल ए करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपके 20,000 यूनिट्स फिनिश वाले हैं, लेकिन आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने रॉ मटेरियल को देखना होता है। महीने की क्वांटिटी आ गई और ये क्वांटिटी आ गई पूरे साल की, और इस पूरे को आप डिवाइड करेंगे 360 से, तो पर डे क्वांटिटी आ गई। क्योंकि ये डेज में है तो ये भी डेज में होना चाहिए। ये बात आपको मैंने डे 1 पे बता दी थी। तो भाई यहां से जो आंसर आएगा दैट वुड बी योर रीऑर्डर लेवल। और अगर सेफ्टी स्टॉक 4,000 केजी का मेंटेन है, होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी यार? वो कमाल करते हैं यार, अब मैं होल्डिंग कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे आप। नहीं जी, होल्डिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला मुझे भी भूल गया है। मेरा कौन सा पेपर है? क्या होता है भाई फॉर्मूला? याद है आपको? नहीं याद? भाई को भी नहीं याद? EOQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। ये तो एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला हो गया ना। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। अब ये मत कहना कि सर सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, EOQ क्या होता है, मतलब कैरिंग कॉस्ट, सारा कुछ सवाल में मौजूद है। कमाल करते हैं। बी पार्ट पे ये 8 नंबर प्लेट में रख के, प्लेट में क्या, प्लेट में खाना डाल के चम्मच बना के आपके मुंह में डाल के बस आपने चबाना था। अजीब लोग हैं यार। अब कहते हैं नहीं सर चबाना भी ना पड़े, आप ड्रिप लगा दें। अजीब लोग हैं यार। पॉइंट बी, द यील्ड ऑफ अ सर्टेन प्रोसेस इज 80%। सर मैच कब है एशिया कप का? कल से। कल से? कल किसका मैच है? यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं और आप मैच देखेंगे और ये ऑनलाइन वाले पढ़ाई करेंगे? इनको तो मैच देखने की इजाजत नहीं है। हाँ नहीं है भाई, मेरे से बहुत दूर बैठे हैं यार, ये कमरा बहुत ही बड़ा है यार। ऑनलाइन वालों ये कमरा बहुत बड़ा है यार, लुट मची हुई है यहाँ पे। भाई बहुत दूर बैठे, मुझे तो भाई की शक्ल भी नजर नहीं आ रही। सर आपको मैं स्क्रीन पर नजर आ रहा हूँ? नहीं आ रहे? अच्छा, आप भी दूर नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो कल पाकिस्तान और किसका मैच है? नेपाल का। अच्छा अच्छा अच्छा। 20-20 है, 50 है? 20-20 है ना यार, 50-50 है।
ओडीआई नहीं है, एशिया कप T20 है कि वनडे है? अच्छा भाई भी कंफ्यूज हो गए। चले कोई बात नहीं, हम तो तसल्ली से देख लेंगे, हम तो वेले ही हैं दोनों। ये ऑनलाइन वालों को जरा पढ़ना पड़ेगा, इनका तो पेपर है ना। ये तो नहीं देखेंगे मैच ऐसी की तैसी। आप लोगों की दिल्ली दिल में सब बोल रहे हैं ऐसी की तैसी, सब देखेंगे हम मैच। द यील्ड ऑफ अ सर्टेन प्रोसेस इज 80% एज टू द मेन प्रोडक्ट एंड 15% एज टू द बाय प्रोडक्ट। लोग सोच रहे होंगे सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग का है, अभी देखे होती है आपके साथ। रिमेनिंग 5% इज द प्रोसेस लॉस। ले जी, इनपुट डालते हैं, 80% मेन प्रोडक्ट में गया, 15% बाय प्रोडक्ट में गया और 5% लॉस हो गया। समीर कल ओडीआई है कि T20 है? ये मैं कह रहा था ना ओडीआई है, भाई मान नहीं रहा था मेरी बात। The material put in process 10,000 units costs ₹21 per unit and all other charges amounted to ₹30,000 of which power cost accounted for 33%। या थोड़ी सी माजरत के साथ सवाल के अंदर एरर आ गया था, क्वेश्चन मार्क लग गया था, हालांकि नहीं लगना चाहिए था। It is ascertained that the power is chargeable to the main product and by product in the ratio 10:9। Okay man, चलें जी इस सवाल को देखते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी कंफर्म वन थिंग। ओके चलिए जी भाईजान, सवाल में लगता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है, और वो क्या कह रहा है, ड्राइंग अप अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट। काफ़ी लोगों ने सोचा होगा प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं, वहाँ से निकाल देते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं थी। ज़रूरत ही नहीं थी। ये सवाल जो था ना सिर्फ मैथमेटिक्स का आसान सवाल था। अब भाईजान करना ये है कि आपने मटीरियल जो प्रोसेस में ऐड किया वो 10,000 यूनिट्स ऐड किए 21 रुपये के हिसाब से। तो अगर 10,000 यूनिट 21 रुपये के हिसाब से करें तो क्या आपके पास इनपुट की कॉस्ट आ जाती है? जो बिल्कुल आ जाती है। ये बनता है भाई 2,10,000। लेकिन सर उसने सवाल में बता दिया कि ये तो 100% है ना, 100% है। आपका बाय प्रोडक्ट तो सिर्फ इसका 15% है, तो आपने यहाँ पे इसको 15% में मल्टीप्लाई कर देना था। तो इनपुट क्वांटिटी जो है ये बना 31,500। तो इनपुट क्वांटिटी जो है वो आपकी 31,500 हो गई। आगे चलिए, उसके बाद वो भाई साहब कहते हैं कि आपकी ऑल अदर चार्जेस अमाउंटेड टू ₹30,000 ऑफ विच पावर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर ₹33%। वो कह रहा है कि दूसरे चार्जेस 30,000 है, लेकिन इसके अंदर 33% पावर कॉस्ट है। तो पावर कॉस्ट हमें क्या लगे? इट इज ascertained दैट पावर इज चार्जेबल टू द मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट इन द रेशियो 10:9। नहीं सर, वो कहता है कि भाईजान आपने इसको क्या करना है, आपने इसको और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये 15% नहीं है। अब आपके अदर चार्जेस है जी 30,000 के। अब अगर आप इसको भी 15% कर देंगे ना तो पावर की एलोकेशन गलत हो जाएगी। तो पावर को निकालेंगे पहले इसमें से। पावर कितनी है जी? पावर है 30,000 का 33%, जितना भी बनता है। 30,000 का 33% में से कितना बनता है? लेट मी ओपन अप द कैलकुलेटर। 9,900। तो 9,900 आप निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे। और उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसका 15% जॉइंट प्रोडक्ट, आंसर इज 3015। ठीक है जी। फिर आ जाए जी पावर के ऊपर। पावर कॉस्ट कितनी है जी? पावर कॉस्ट को एलोकेट करने का तरीका कुछ और दिया है उसने। 9,900 10:9, यानी कि 19 हिस्से करें और उसमें से 9 किसके हैं जी? 9 हिस्से हमारे हैं। डिवाइड बाय 9 इंटू 9, 4689। क्योंकि 10 हिस्से तो मेन प्रोडक्ट के हैं ना। हो गया सारा कुछ, टोटल कर लें, खत्म हुई बात। अजीब टेंशन डालते हैं आप लोग। आसान सा सवाल होता है, पता नहीं उसको क्या बना देते हैं आप लोग। और वो आ गया सुआरेज, लिवरपूल में होता था पता नहीं, आई थिंक पता नहीं कहाँ होता था। क्वेश्चन 5, सुआरेज इंजीनियरिंग। इस सवाल किस चीज का था? आसान सवाल है यार, मतलब इतना इतना आसान मॉक। मैं तो एहतजाजन ही पेपर छोड़ के आ जाऊं, इतना आसान सवाल कि मैं इतना आसान पेपर पास करके सी नहीं कर सकता। मुझे मुश्किल पेपर दो, मैं आपकी जगह होता शायद ऐसे कर लेता, लेकिन आप तो माशाल्लाह लेवल ही और है। सुआरेज इंजीनियरिंग कंपनी मेक्स 40,000 यूनिट्स पर ईयर ऑफ ए पार्ट if uses
इट होना चाहिए, तो सॉरी एक गलती और हो गई। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट द पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ दिस पार्ट इज एज फॉलोज। ले जी 40,000 यूनिट्स हम बनाते हैं साल का, पर यूनिट कॉस्ट दे दी गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 71.7। याद रखिएगा इसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स भी हैं। An outside supplier has offered to sell the company all of these parts it needs for rupees 59.20 a unit. If the company accepts this offer, the facilities now being used to make the part could be used to make more units of a product that is in a high demand. लें जी, अगर कंपनी ऑफर एक्सेप्ट करती है तो ये फैसिलिटीज जो हैं वो हम क्या कर सकते हैं, कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। द एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन दिस प्रोडक्ट वुड बी रुपीज 3,52,000 per year if the part were purchased from the outside supplier. All of the direct labor cost of the part would be avoided. However, rupees 21.9 of the fixed manufacturing overhead cost being applied to the part would continue even if the part were purchased from the outside supplier. This fixed manufacturing overhead cost would be applied to the company's remaining products. लें जी, यहाँ पर वो कहता है how much of the unit manufacturing cost rupees 70 is relevant in the decision whether to make or buy the product. वो कहता है मुझे बता दो इसमें से रेलिवेंट कॉस्ट कौन कौन सी हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हमने चीज़ें बनानी है कि नहीं। सर डायरेक्ट मटेरियल रेलिवेंट क्या होता है भाई? आउटसोर्स और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग रेलिवेंट क्या होता है? सर अगर आउटसोर्स करने पे कॉस्ट आपकी इन हाउस वाली बच जाए तो रेलिवेंट है। मटेरियल बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा, 23.4 इज रेलिवेंट। डायरेक्ट लेबर भी बच जाएगी, रेलिवेंट। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बच जाएंगे, रेलिवेंट। और फिक्स्ड, भाईजान फिक्स के बारे में उसने नीचे बात की हुई है कि 21.9 तो आपके लगने ही लगने हैं। इसका मतलब है कि 24.60 में से 21.9 आपके लगने ही लगने हैं। 2.70 ऐसे हैं जो कि बच जाएंगे, तो जो बच जाएंगे वो रेलिवेंट होते हैं ना। तो इट मींस कि आपकी जो रेलिवेंट कॉस्ट है दैट इज 23.4, दैट इज 22.3, 1.4 और फिक्स्ड में से 2.7, इनको टोटल करें ये रेलेवेंट है। ये आपके ए का आंसर है भाई, ये आपके ए का आंसर है। बी पे आइए, कैलकुलेट द टोटल बेनिफिट लॉस ऑफ परचेजिंग द पार्ट रादर देन मेकिंग इट। वो कहता है कि बताएं अगर बाहर से खरीदूं तो फायदा होगा कि नुकसान होगा। ले जी ये तो बड़ी सिंपल सी बात है सर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी कितनी लगेगी, हम ये कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन वैसे पर यूनिट भी हो सकता है, कंपैरिजन वैसे टोटल भी हो सकता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप टोटल पे चले जाएं, क्योंकि उसने जो नीचे लिखा हुआ है ना, द एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन दिस प्रोडक्ट वुड बी रुपीज 3,52,000 पर ईयर, ये इसने पर यूनिट नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इन हाउस अगर आप देखिए, अब होगा क्या, होगा ये कि अगर आप इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपने इन हाउस मैन्युफैक्चर के लिए सिर्फ ये वाली कॉस्ट लेनी है, आपने 71.7 वाली कॉस्ट नहीं लेनी। यानी कि अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो ये बनता है गालिबन 49 नहीं इतनी बनता है, हाँ ठहरे 49.8 बनता है। हाँ जी, ये 49.8 बनता है। तो अगर ये 49.8 बनता है तो अगर आप इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपने साल के 40,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, तो 40,000। तो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कितनी आएगी, ये बनेगी 19, ये फिर आ गया 1992, 92 नहीं जान छोड़ता हमारी। ठीक है, तो 49.8, वेयर इज माय कैलकुलेटर मैन, 49.8 इंटू 40,000, हाँ जी यही आंसर आता है। और अगर बाहर से ख़रीदता हूँ तो बाहर से ख़रीदने पे कितने का मिलेगा, 59.2, 40,000 बाहर से ख़रीदने पड़ेंगे, तो 59.2 इंटू 40,000, ये बन गया 2368। तो क्यों भाई, क्यों मेरे भाई, वजह बाहर से खुद बनाओ। लेकिन सर आप एक बात देख नहीं रहे, 352 का प्रॉफिट है भाई, 352 का प्रॉफिट है। यहाँ देखने पर लग रहा है कि भाईजान इन हाउस बना ले फ़ायदा है, लेकिन एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन दिस प्रोडक्ट वुड बी 3,52,000 पर ईयर, साल का 3,52,000 है जो कि आ सकता था, नहीं आएगा। तो ये भी तो सर हमारी एक बेनिफिट है जो कि इन हाउस के अंदर है। तो इन हाउस के अंदर आप ये 352 भी ऐड करेंगे, एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन 352। अब कंपेयर करेंगे आप, तो अगर आप इसका आंसर देखते हैं तो गालिबन इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है 24,000 का लॉस। तो इसका मतलब है बाहर से खरीदने में भी लॉस है, इन हाउस बना ले। ओके, वर्क आउट द मैक्सिमम अमाउंट द कंपनी वुड बी विलिंग टू पे टू एन आउटसाइड सप्लायर फॉर द पार्ट इफ द सप्लायर कमिट्स टू सप्लाइंग ऑल 40,000 यूनिट रिक्वायर्ड ईच ईयर। वो कह रहा है कितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हो, सॉरी कितनी वैल्यू आप पे करना चाहते हो। देखिए जी,
हम मैक्सिमम, ये तो महंगा पड़ रहा है ना हमें, हम मैक्सिमम इसके टोटल के बराबर पे कर सकते हैं। इसका टोटल बनेगा 2344, क्योंकि इन हाउस में अगर हमारी कॉस्ट इतनी लग रही है तो सर बाहर भी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं हम दे सकते। तो आपके 40,000 यूनिट है, इस कॉस्ट को 40,000 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 58.60। सर मैं 58.60 से ज़्यादा ₹1 नहीं दे सकता। ओके ओके मैन। और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, शेख रशीद साहब। चलिए जी, शेख रशीद लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट, इट्स वर्कफोर्स कंसिस्ट ऑफ 10 एम्प्लॉयज हु वर्क अ 36 आवर वीक एक्सक्लूसिव ऑफ लंच एंड टी ब्रेक्स। आइडल टाइम की बात हो रही है, तो इसका मतलब है 36 आवर वर्कड आवर्स हैं। द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मेक 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज 2 आवर्स। एक प्रोडक्ट को बनाने में जो वक्त लग रहा है वो 2 घंटे हैं, बट द करंट एफिशिएंसी रेशियो बीइंग अचीव्ड इज 80%। लेकिन हम 80% पे काम कर रहे हैं, हम चीज़ें नहीं बना पा रहे 2 घंटों में। नो ओवर टाइम इज वर्क एंड द वर्क फोर्स इज पेड एट ₹40 पर अटेंडेंस आवर, पर अटेंडेंस आवर। इसका मतलब है पेड आवर, जिस दिन वो आते हैं, काम करें ना करें, पैसे पूरे मिल जाते हैं। Because of the agreements with the workforce about work procedure, there is some unavoidable idle time due to bottlenecks in the production and about 4 hours per week per person are lost in this way. तो भाई कुछ अनअवॉइडेबल आइडल टाइम है और 4 घंटे पर वीक पर पर्सन जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 36 घंटे, ठीक है, ओके, समझ आ गई बात की। The company can sell all the output it manufactures and makes a cash profit of 200 per unit sold, deducting currently achievable cost of production but before deducting labor cost। वो कहता है सारी कॉस्ट माइनस कर दी सवाए लेबर कॉस्ट के, तो 200 मेरे पास प्रॉफिट आता है पर यूनिट। An incentive scheme is proposed whereby the workforce would be paid a higher hourly rate in exchange for agreeing to new work procedures that would reduce idle time per employee per week to 2 hours and also raise the efficiency to 90%, determine the maximum increase in hourly rate that can be offered for a new work। ले जी, वो कह रहा है मैक्सिमम इंक्रीज बता दें hourly rate में क्या करना पड़ेगा। सर करंट सिचुएशन निकालते हैं। करंट सिचुएशन में सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कितने घंटे काम कर रहे हैं। सर 36 घंटों की अटेंडेंस हो रही है, ओके, और 10 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 360 घंटे हो गए, ओके। कितने घंटे काम कर रहे हैं? सर जी 4 घंटे का आइडल टाइम है। 4 घंटे का आइडल टाइम है, इसका मतलब है काम तो 32 घंटे हो रहा है, ओके, काम तो 32 घंटे हो रहा है। और ठीक है जी, ये बल्कि कैलकुलेशन साथ साथ ही करते हैं, सारा कुछ मिटाते हैं, साथ साथ ही कैलकुलेशन करते हैं ताकि सवाल 2 मिनट में ख़त्म हो जाए। ओके जी, 36 घंटे काम करते हैं लोग और 10 लोग हैं, तो 360 घंटे टोटल काम कर रहे हैं। उसके बाद 4 घंटे चूंकि आइडल टाइम है, तो इसका मतलब है 36 में से 4 निकाल दें, 32, 320 घंटे काम कर रहे हैं, ये भी हो गया। उसके बाद एफिशिएंसी हमारी 80% है। एफिशिएंसी 80% से क्या मुराद है? एफिशिएंसी 80% से मुराद हमारी यहाँ पर ये है कि सर 320 घंटे काम कर रहे हैं ना, तो 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे लगने चाहिए, यानी कि हमें 160 यूनिट्स बनाने चाहिए। लेकिन चूंकि हमारी एफिशिएंसी ही 80% है, तो इसका मतलब है हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं? हम तो सिर्फ 128 यूनिट्स बना रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है। वी आर जस्ट मेकिंग 128 यूनिट्स। अब 128 यूनिट्स, प्रॉफिट कितना है जी? 128 इंटू 200, और ये बिफोर अलाउइंग फॉर लेबर कॉस्ट है 25,600। ठीक होगी बात। नेक्स्ट है जी लेबर कॉस्ट, क्योंकि उसने ऊपर कह दिया है कि लेबर कॉस्ट हमने माइनस नहीं की हुई, तो सर 40 रुपये पर आवर पे कर रहे हैं और 36 के हिसाब से हमने पे करनी है। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 14,400।
कितना प्रॉफिट आया, आंसर दिखाएं, 11,200। लें जी, ये है जी जो करंट सिचुएशन है। प्रोपोज सिचुएशन क्या है भाई? प्रोपोज सिचुएशन आइए दोबारा पढ़ते हैं। वो कहता है जी an incentive scheme is proposed whereby the workforce would be paid a higher hourly rate in exchange for agreeing to new work procedures that would reduce idle time per employee per week to 2 hours. आइडल टाइम 2 घंटे कम हो जाएगा, एफिशिएंसी 90% ज़्यादा हो जाएगी। तो सर सवाल ये है कि अगर आइडल टाइम 2 घंटे कम हो जाएगा तो क्या मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि ये 32 की बजाय 34 हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर मैं वर्किंग को दोबारा करना शुरू करूँ तो अब आपके 34 घंटे होंगे और आप 340 घंटे जो है वो काम करेंगे। यू विल वर्क फॉर 340 आवर्स, ओके। और कैपेसिटी भी 90% हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको 170 यूनिट्स बनाने चाहिए, लेकिन कैपेसिटी चूंकि एफिशिएंसी चूंकि 90% हो जाएगी, नॉट कैपेसिटी एफिशिएंसी, तो इसका मतलब है कि आप बनाएंगे 153 यूनिट्स। तो अगर 153 यूनिट्स बनाएंगे तो सर प्रॉफिट कितना बनेगा? 153 इंटू 200, ये बनेगा जी 153 इंटू 200 के हिसाब से 30,600। लेकिन भाई साहब रेट क्या होगा? सर यही तो निकालना था। डिटरमिन द मैक्सिमम इंक्रीज इन आर्ली रेट दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर न्यू वर्क प्रोसीजर टू मेंटेन द करंट प्रॉफिटेबिलिटी। सर ये 11,200 आपने एज इट इज रखना है, ठीक है। आपने लेस करनी है यहां पे लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में आपके नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं जी? नंबर ऑफ आवर्स आपने 360, क्योंकि 360 की बेसिस पे पेमेंट हो रही है, ओके। ये 360 है, सॉरी, 360 की बेस पे पेमेंट हो रही है। रेट आपने निकालना है, तो यहां से आप रेट निकाल लेंगे। सारी बात है, ये पहले इससे ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। जब ये बैलेंसिंग फिगर आएगी तो आप यहां से एक्स निकाल लेंगे और इस एक्स को इस 40 के साथ कंपैरिजन करके परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेंगे, ठीक है। तो शेख रशीद साहब वाला सवाल बहुत ही आसान था, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, क्या जिसका किसी को इंतजार नहीं था? इमरान खान लिमिटेड। सॉरी, पता नहीं नाम लेने पर पाबंदी है कि नहीं, लेकिन ये तो कंपनी का नाम है। हंस रहा है वो भाई, हंस रहा है, उसको समझ आ गई, मुझे दूर से हंसता हुआ नजर आया भाई। बीप बीप लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट ए एंड बी एंड एब्जॉर्ब्स ओवरहेड। यार ये सवाल रिक्वायर्ड, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड एज्यूमिंग बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम इज अटेन्ड, डिटरमिन कॉस्ट। ओ यार खुदा का वास्ता मेरे भाई, शर्मिंदगी हो रही है सवाल कराते हुए, मुझे पूरा मॉक कराते हुए शर्मिंदगी हो रही है। Imran Khan Limited manufactures 2 types of equipment A and B and absorbed overhead on the basis of direct labor hours. The budgeted overheads and direct labor hours for the month of March 19 are rupees 15 लाख and 25,000। लें जी, बजटेड ओवरहेड्स भी दे दिए और लेबर आर भी दे दिए, शायद एब्जॉर्प्शन रेट तो निकल ही आएगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट लें जी, ए के 3200, बी के 3850। मटीरियल कॉस्ट ए में 350, बी में 400। लेबर कॉस्ट ए में 360, बी में 480। ओवरहेड्स ऑफ रुपीज 15 लाख कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग 3 मेजर एक्टिविटीज। लें जी, 3 डिफरेंट एक्टिविटीज दे दी। दीज एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस, मशीन आर वर्क एंड इंस्पेक्शन आर। ये कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने का तरीका है। द डेटा रेलेवेंट टू दीज एक्टिविटीज इज एज फॉलोज। पहले पार्ट की बात करते हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। लें जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो बस आपने एब्जॉर्प्शन रेट ही निकालना है मेरे भाई। तो आइए इस सवाल को भी देखते हैं। वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा है ये सवाल कराने को, लेकिन चलें कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, कर लेते हैं जी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड कैसे होगा भाईजान? सवाल में उसने डायरेक्ट मटेरियल और लेबर ए और बी, मटेरियल और लेबर तो उसने एज इट इज़ दिया हुआ है, ये तो एज इट इज़ लिखे ना, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। असल मसला है जी एफओएच में। एफओएच में क्या होगा? एफओएच में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा कि एब्जॉर्प्शन रेट कितना है। सवाल में उसने आपको दिया हुआ है कि 1.5 मिलियन बजटेड ओवरहेड्स और 25,000 लेबर आवर्स। तो इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलेगा? 1.5 ओवर 25,000 कितना बनता है जी? 303 से गए 5 5 60 पर लेबर आ, चेक करें ज़रा, 60 आ रहा है ना? लेट मी चेक इट। ओ यस मैन, इट्स 60 पर डायरेक्ट लेबर आर।
अब क्या करना है जी? नेक्स्ट काम ये करना है, क्या मैं यहां पे 60 लिख दूं? नहीं मेरे भाई, देखना पड़ेगा एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से पता लग रहा है 3 घंटे लगते हैं ए को बनाने में, तो 16 × 3 ए के लिए, यह आ गया 180, और 4 घंटे लगते हैं बी को बनाने में, 16 × 4 बी के लिए 240। तो सर अगर आप इनको टोटल करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा पहले पार्ट। बी पार्ट में क्या करेंगे? बी पार्ट में ये दोनों चीजें एज इट इज आ जाएंगी। मसला पड़ेगा एफओएच में, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, आपने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने, और कॉस्ट ड्राइवर रेट आपको निकालने आते हैं, आसान बात है। ले जी, 3 लाख की ऑर्डर प्रोसेसिंग है। अब ऑर्डर प्रोसेस हुए 400 और 200, टोटल 600। तो सर क्या करेंगे आप ए के लिए? 3 लाख डिवाइड बाय 600 इंटू ए के ऑर्डर्स हैं 400, ये ए में कॉस्ट आ जाएगी। 3 लाख डिवाइड बाय 600 इंटू 200, ये बी में कॉस्ट आ जाएगी। अब आइए मशीन प्रोसेसिंग में। मशीन प्रोसेसिंग में ए के लिए क्या करेंगे जी? टोटल कॉस्ट है कितनी? 1 मिलियन। यस 1 मिलियन। और इसको मशीन आर की बेस पे करेंगे, 22,500, 27,500, 50,000, 22,500, 1 मिलियन, 50,000 इंटू 27,500, लें जी, ये कॉस्ट आ जाएगी। और तीसरे में क्या आएगा जी? तीसरे में 5,000 और 15,000 है, 2 लाख है जी। 2 लाख 20,000 इंटू 5,000, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। तीनों की टोटल आ जाएंगी, डिवाइड कर दीजिएगा नंबर ऑफ यूनिट्स पे, आपके पास पर यूनिट आ जाएगा, खत्म हुई बात। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन नंबर 8 इसलिए दिया था ताकि आपको पता रहे कि भाई थ्योरी की भी कुछ अहमियत होती है। 9वां सवाल, आसिफ कंपनी हैज क्रेडिट सेल। अच्छा, इस सवाल, इन दोनों सवालों में ना, दोनों सवाल तो नहीं कहना चाहिए, पार्ट्स कहना चाहिए, 9th का ए और बी। इसमें बला का इररिलेवेंट डाटा था, अन्यवाह इररिलेवेंट डाटा था इसके अंदर। तो जो लोग समझ गए उन्होंने तो चले देख लिया होगा, बाकी जरा सोचते रहे होंगे इतने डाटे का करना क्या है। पहले में कहते हैं जी, एवेल्युएट वेदर आसिफ कंपनी शुड अडॉप्ट एन ईओक्यू अप्रोच टू ऑर्डरिंग कंपोनेंट क्यू। चलें जी, आसिफ कंपनी हैज क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹45 मिलियन पर ईयर एंड ऑन एवरेज सेटल्स अकाउंट्स विद ट्रेड पेबल्स आफ्टर 60 डेज। हम पेमेंट 60 दिन बाद करते हैं, ठीक है जी। One of its suppliers has offered the company an early settlement discount of 0.5% for payment within 30 days. पेमेंट 30 दिन में करोगे तो डिस्काउंट दूंगा। Admin cost will be increased by ₹500 per year if the early settlement discount is taken. early settlement discount लेंगे तो 500 पर ईयर कॉस्ट बढ़ जाएगी। Company buys components with ₹1.5 million per year from the supplier. हम 1.5 मिलियन की प्रोडक्ट इससे नहीं, एक कंपनी है जो कि खरीदती है, एक दूसरी कंपनी है इससे खरीदती है। फ्रॉम अ डिफरेंट सप्लायर आसिफ कंपनी परचेज, हम किसी और से खरीदते हैं 2.5 मिलियन पर ईयर के कंपोनेंट एट अ प्राइस ₹5 पर कंपोनेंट। सर ये रेलेवेंट बात थी पहली, इसके अंदर ऊपर पता नहीं क्या कहानियों सुनाई जा रहा है वो। तो भाईजान हमें देखना था कि करंट मॉडल हमें सूट करता है या ईओक्यू मॉडल सूट करता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम 2.4 मिलियन रुपीस की चीज़ें 5 पर कंपोनेंट के हिसाब से खरीद रहे हैं। तो क्या यहाँ से हमारी क्वांटिटी निकल सकती थी? बिल्कुल हमारी क्वांटिटी निकल सकती थी। अगर मैं 24 लाख को डिवाइड करूँ 5 के ऊपर तो मेरे पास वो क्वांटिटी आ जाती जो मैं साल की खरीद रहा हूँ। और क्या ये क्वांटिटी मेरे लिए एनुअल डिमांड नहीं थी? बिल्कुल ही मेरे लिए एनुअल डिमांड थी। ओके, consumption of component K can be assumed to be at constant rate throughout the year. The company order component at the start of each month in order to meet demand. अभी मैं क्या कर रहा हूं, हर महीने के स्टार्ट पे ऑर्डरिंग कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि मैं साल के 12 ऑर्डर्स कर रहा हूं, क्योंकि वो पूछ रहा है ईओक्यू पे जाना चाहिए कि नहीं। तो ऑब्वियसली कैसे पता लगेगा? एग्जिस्टिंग को ईओक्यू प्लान के साथ आपने कंपैरिजन करना है। तो 12 ऑर्डर्स मैं अभी प्लेस कर रहा हूं और ऑर्डरिंग कॉस्ट देखते हैं आगे। एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ईच ऑर्डर इज 248.44। तो सर यहां से मेरी एग्जिस्टिंग मॉडल में ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। द होल्डिंग कॉस्ट फॉर कंपोनेंट के इज ₹1.06 पर यूनिट पर ईयर। ले जी, अब होगा क्या, जब आप यहां से एनुअल डिमांड निकालेंगे और उस एनुअल डिमांड को डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो क्या आपके पास पर मंथ ऑर्डर साइज आ जाएगा। और उस ऑर्डर साइज को डिवाइड बाय 2 करके आप मल्टीप्लाई कर सकेंगे 1.06 से, जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है। तो आपकी एग्जिस्टिंग कैरिंग कॉस्ट भी आ जाएगी। ओके, तो ये एग्जिस्टिंग आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। The finance director of Asif company is concerned that approximately 1% of credit sales turn into irrecoverable debts, bad debt, पता नहीं क्यों दिया। In addition, she has been advised that customers of the company take an average of 65 days to settle their accounts, even though Asif company requires settlement within 40 days. कस्टमर हमें इतने दिनों बाद डाटा देते हैं। आसिफ कंपनी फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल फ्रॉम एन ओवरड्राफ्ट कॉस्टिंग, सब इररेलेवेंट डाटा,
सारा डाटा इरेलीवेंट, बस ये बीच में जो 2 लाइनें हैं ना, 2 पैराग्राफ, ये 4 लाइनें फ्रॉम अ डिफरेंट सप्लायर से लेके द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, बस यही रेलिवेंट था, बाकी सारा फजूल डाटा आपको दिया गया था। ओके, ईओक्यू के लिए क्या करेंगे, एनुअल डिमांड आ गई, होल्डिंग कॉस्ट सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, होल्डिंग कॉस्ट आ गई, क्या ईओक्यू नहीं आ सकता? अगर ईओक्यू आ सकता तो बाकी सारा सवाल आप कर सकते हैं। तो आप ईओक्यू के ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट निकाल लें, कंपैरिजन कर लें, इसके टोटल के साथ आंसर आ जाएगा। और बी भी ऐसा ही था, बी में कहता है प्लॉट कंपनी सेल्स बोथ प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू विद सेल्स ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स अकरिंग इवनली थ्रू आउट द ईयर। पी का डाटा, क्यू का डाटा, अदर इंफॉर्मेशन सब इररेलेवेंट। रिक्वायरमेंट कैलकुलेट द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर प्रोडक्ट पी, सिर्फ पी के बारे में बात करनी थी। टोटल कॉस्ट ऑफ द करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी, द एनुअल डिमांड फॉर प्रोडक्ट पी इज 3 लाख यूनिट्स एंड ऑर्डर फॉर न्यू इन्वेंटरी इज प्लेस्ड ईच मंथ। नहीं जी, नहीं, हर महीने ऑर्डर दिया जाता है। ईच ऑर्डर कॉस्ट 267 ऑर्डरिंग कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पी इज ₹0.10 पर यूनिट पर ईयर। ले जी, होल्डिंग कॉस्ट आ गई। बफर इन्वेंट्री इक्वल टू 40% ऑफ 1 मंथ सेल इन मेंटेन। ले जी, एनुअल डिमांड 3 लाख है, अगर आप डिवाइड बाय 12 करेंगे तो क्या आपके पास पर मंथ डिमांड आ जाएगी, और उस पर मंथ का 40% लेंगे तो क्या आपके पास बफर इन्वेंट्री आ जाएगी? बिल्कुल। तो ये जब होल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे तो वहां पे ये काम आना था। और मेरे ख्याल में करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी क्या है, साल के 12 ऑर्डर, हर महीने हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो अगर साल के 3 लाख हैं तो डिवाइड बाय 12 कर दें, एक महीने का ऑर्डर आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 267 से, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12 को, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। वही काम जो यहाँ पे किया था, सेम कॉपी पेस्ट। द टोटल कॉस्ट ऑफ द करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी यूजिंग द ईओक्यू, ईओक्यू निकाल लेंगे, एनुअल डिमांड भी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है, होल्डिंग कॉस्ट भी है, मसला ही कोई नहीं। और द नेट कॉस्ट ऑफ सेविंग, ये तो आप निकाल ही लेंगे, दोनों के डिफरेंस है। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। असल में प्रॉब्लम बताऊं क्या है मेरे भाई, प्रॉब्लम होती है अंग्रेजी का समझना। दो बातें होती हैं, एक तो हम ओवर थिंक कर जाते हैं। ओवर थिंक करने का क्या मतलब होता है, यार ये डाटा दिया है इतना, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इतना डाटा दिया हुआ है, पता नहीं क्या करना था, पता नहीं क्यों दिया हुआ है, काम होगा कोई ना कोई, यहाँ भी कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं चीज़ों को। ठीक है, एक तो चीज़ ये होती है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें सवाल ही समझ नहीं आता। तो ये दो कामों पे ना थोड़ा सा अबूर हासिल करना पड़ेगा। आइए सवाल नंबर 3 पे, एयर सयाल। एयर सयाल इज प्लानिंग टू लॉन्च, करना क्या है जी, You are required to determine number of passenger return journeys for each class of passenger to attain break even। ब्रेक इवन का सवाल है, सर्विस कॉस्टिंग इसके अंदर थी काफ़ी सारी, और वहीं से हमने ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट भी जो है वो लगाना था। ओके, ओके जी। एयर सयाल इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू फ्लाइट रूट फ्रॉम सियालकोट टू न्यूयॉर्क एंड न्यूयॉर्क टू सियालकोट। ओह मैन, सियालकोट से डायरेक्ट न्यूयॉर्क। हाउएवर द मैनेजमेंट ऑफ एयर concerned about the feasibility of this route, the following information is relevant for this route। सिर्फ अंग्रेजी, बस सिर्फ अंग्रेजी पे ध्यान दीजिएगा। The aeroplane which will operate at this route has the capacity of 500 passenger seat. Out of these total seats, 10% seats are comprised of business class, 20% of the seats are of first class, while remaining seats are of economy class। लें जी, सबसे पहले तो उसने हमें बता दिया कि 500 की कैपेसिटी वाला एरोप्लेन है, और इसके अंदर 70% इकोनॉमी होगी, ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे आप, 20% फर्स्ट क्लास होगी और 10% बिजनेस क्लास होगी। चलें हम ये काम ना साथ साथ करते हैं। लें जी, टोटल सीट्स हैं 500। यहाँ से परसेंटेज अगर आप वर्क बैक करें तो हमारे पास है जी 10, 20 और 70%। ये 10% है जी, ये 20% है, और ये 70% है। लें जी, 10% कितना बनेगा 50, 20 बनेगा 100, और ये कितना बनेगा 350। लें जी, ये हालात हैं इस वक्त इस एरोप्लेन के आपके पता नहीं क्या हालात है। आगे चलें जी, आउट ऑफ दिस टोटल, ठीक है जी, ये हो गया। इट हैज़ बीन एक्सपेक्टेड दैट ड्यूरिंग ईच जर्नी ऑल ऑफ द बिजनेस क्लास सीट्स विल बी फुली बुक्ड। ले जी, फर्स्ट क्लास वाली बिजनेस
बिजनेस वाली तो 100%, 100 बुक, बट ओनली 70% एंड 80% सीट्स ऑफ फर्स्ट क्लास एंड इकोनॉमी क्लास विल बी बुक रिस्पेक्टिवली। ले जी, इसका मतलब ये है कि बाकी की जो सीट्स हैं, यूटिलाइज्ड कैपेसिटी जो इनकी है वो डिफरेंट होगी। तो यूटिलाइज्ड कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी सीट्स जो हैं वो 100% होंगी उसकी बिजनेस क्लास की। मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया? आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया। ओके, ये बिजनेस क्लास है और ये फर्स्ट क्लास है। लेट मी चेक इट अगेन। हाँ, बिजनेस की 10 है, फर्स्ट की 20 है। ये बिजनेस की है और ये फर्स्ट क्लास की, हाँ यूं है, ऐसे है। ओके, अब ठीक हो गया। ले जी, अब क्या करना पड़ेगा, बिजनेस क्लास की तो यूटिलाइज कैपेसिटी, ये यूटिलाइज कैपेसिटी हो गई भाई, ये 100% है, ये कैपेसिटी तो पूरी की पूरी रहेगी। लेकिन जहां तक बात है जी फर्स्ट क्लास की, तो फर्स्ट क्लास 70% यूटिलाइज होगी और इकोनॉमी क्लास 80% यूटिलाइज होगी। ये कुछ ऐसी सूरत हाल है। तो भाई 70 सीट्स उसकी, 280 उसकी, टोटल अगर हम करेंगे तो टोटल हमारा बनेगा जी 400। नहीं जी, यूटिलाइजेशन कुछ ऐसे है। ओके, परसेंटेज यूटिलाइजेशन कितनी है जी, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 50/400, 70/400, 280/400, तो ये बनेगा जी 12.5, 17.5, 70%। ले जी, क्यों निकाल रहे हैं अभी बात समझ आ जाएगी। It is further expected that each day flight will complete one journey from Sialkot to New York, New York to Sialkot. It is also expected that a total number of 200 journeys will be completed in 1 year. एक साल में 200 चक्कर जहाज लगाएगा। ठीक है जी। बेसिकली हमने ब्रेक इवन निकाला ना, तो हमारे पास वही फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हम असल में वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं। फिक्स कॉस्ट का डाटा शायद सवाल में कहीं ना कहीं गिवन होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मुराद यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर पैसेंजर है, तो पर पैसेंजर हम कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि पैसेंजर हमारे पास 3 तरह के हैं, 3 तरह के यूनिट्स हैं। तो सर ये मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी वाला सवाल था, तो मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी वाली अगर बात हो रही है तो मुझे तीनों का वेटेड एवरेज निकालना था, तो ये वेटेड एवरेज निकालने के लिए काम कर रहे हैं, बात कर लिए भी आपसे। आगे चलिए जी। The distance between Sialkot to New York is 6500 किलोमीटर। The fuel consumption will be based on 7000 किलोमीटर during Sialkot to New York traveling due to headwind and only 5500 किलोमीटर during New York to Sialkot traveling due to tailwind। The fuel cost is 200 पर किलोमीटर। लें जी, इस कॉस्ट की अगर हम सवाल के अंदर गया, ओके, अगर इस कॉस्ट की हम बात करें तो ये जो कॉस्ट है, ये सारी की सारी कॉस्ट जो है ये हमारी फिक्स कॉस्ट का जाके जो है वो पार्ट बनेगी। हम वहां पे इस पूरी कॉस्ट को जो है वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, जर्नी की कॉस्ट, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ द पैसेंजर्स ये कॉस्ट तो लगनी है। ठीक है, इसका ताल्लुक आपके नंबर ऑफ पैसेंजर से थोड़ी है, क्योंकि वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपको पैसेंजर्स कितने चाहिए ब्रेक इवन के लिए। तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी लेवल हमारे पैसेंजर्स हैं, तो पैसेंजर हो या ना हो जहाज ने तो जाना ही जाना है, ये फ्यूल कॉस्ट तो लगनी है, तो ये तो फिक्स कॉस्ट बन गई। आगे चलें। For complete return journey, baggage is allowed 60, 50 and 40 kg to business, first and economy class respectively. Any excess baggage is charged at rupees 500 per kg। ठीक है, एक्सेस बैगेज हम 500 पर केजी पे चार्ज करते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ओनली 50% ऑफ इकोनॉमी क्लास पैसेंजर विल कैरी एक्सेस बैगेज ऑफ एवरेज 10 kg इन कंप्लीट रिटर्न जर्नी। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग ऑल बैगेज इज 200 पर केजी। तो जितना भी बैगेज होगा उसकी कॉस्ट 200 है, लेकिन एक्सेस इकोनॉमी का होगा उस पर हम 500 चार्ज करेंगे। The variable cost of serving meal and other refreshment out to business class, first class and economy class passengers for complete return journey is 2000 and rupees 1500 and 1000 respectively। खाने की कॉस्ट आ गई। Air Sial will have to pay tax of 30 per passenger variable हो गई as airport tax for complete return journey। 80% of business class passenger, 80% of first class passenger and 50% of economy class passenger make in flight duty free shopping of इतने respectively। The available cost of all products sold to them is 50%। Falling are the prices of 8 tickets, एक 20, 100 और 880। All prices are inclusive of airport taxes। Annual fixed costs are as under, fixed cost उसने दे दी। ले जी,
ये डाटा आपके सामने मौजूद है, आपने बस क्या करना था, इसमें वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करना था, अलग करना था। हमने क्या करना है, हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ओके, तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा इन तीनों का। तो हम यहां पे बात करते हैं जी तीनों की, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी। तीनों की टिकट की सेल प्राइस हमारे पास मौजूद है और ये काम हम पर पैसेंजर कर रहे हैं। तो भाई बिजनेस क्लास की उसने पैसेंजर टिकट दी है 1.20 की, फर्स्ट क्लास, अच्छा उल्टा हिसाब है माशाल्लाह, फर्स्ट क्लास की हमेशा ज़्यादा होती है। एनीवेज हमें क्या लगे, हम तो इकोनॉमी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप तो माशाल्लाह लेवल के लोग हैं, आप तो पूरा तैयारा चार्टर करवा के जाने वाले लोग हैं, मैं इकोनॉमी वाला बंदा हूँ। 80,000 ले जी। उसके बाद कुछ वेरिएबल कॉस्ट हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं जी, बैगेज की बात हो रही है वेरिएबल, क्योंकि ऊपर जो डिस्टेंस फ्यूल की बात हो रही है, वो फ्यूल तो सारे का सारा क्या है, वो तो सारे का सारा फिक्स्ड में चला गया। ले जी, बैगेज का क्या हिसाब किताब है, बैगेज 60, 50 और 40, और हर बैगेज पे हमें 200 की कॉस्ट है। तो लेस करेंगे जी बैगेज कॉस्ट, सिक्सटी इंटू 200 बिजनेस क्लास के लिए, जो दूसरा है हमारे पास फर्स्ट क्लास, उसके लिए 50, 50 इंटू 200, और 40 है जी इकोनॉमी के लिए। तो कितना कितना आंसर आया जी, 12,000, 10,000 और 8,000। लें जी, ये बैगेज कॉस्ट आ गई। अब कुछ लोगों को शायद आइडिया हो चुका होगा कि सवाल किस तरफ जा रहा है, कैसे हमने लेके चलना है। ओके, फिर बैगेज, बिजनेस और फर्स्ट क्लास वाले एक्सेस बैगेज नहीं लेके जाएंगे, जबकि 10 kg 50% लोग इकोनॉमी में लेके जाएंगे। पैसे 500 लेंगे, 200 की कॉस्ट है, यानी कि 300 रुपया कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। तो इसका मतलब है कि एक्सेस बैगेज, ये कॉस्ट नहीं होगी, बल्कि ये एक्सेस बैगेज का कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। ये कैसे निकलेगा, देखिए 500 चार्ज करते हैं हम और 200, 300 पर केजी हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलेगा एक्सेस बैगेज के ऊपर। ठीक है जी, 10 केजी एवरेज है जो कि लोग लेकर जाएंगे, और कितने लोग लेकर जाएंगे, सिर्फ 50% लोग। ले जी, ये आपके पास आंसर आ गया जी 1500 इकोनॉमी में, ये दोनों का कोई एक्सेस नहीं है, तो ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन को बढ़ा रहा है। खाने की कॉस्ट ले जी, खाने की कॉस्ट है जी 2000, 1500 और 1000 मील। 2000, 1500 और 1000। आगे चलें जी। देन वी हैव एयरपोर्ट टैक्सेस 30,000 पर पैसेंजर। एयरपोर्ट टैक्सेस तीनों के केस में 30,000, 30,000, 30,000। उसके बाद शॉपिंग भी तो करेंगे, अब आप लोग जाएं जहाज में शॉपिंग ना करें, कोई मसला नहीं। 10,000, 5,000, 4,000, 50% जो है वेरिएबल कॉस्ट है, तो हम डायरेक्ट ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करते हैं। ओके, और सब लोग नहीं खरीदेंगे, 80, 80 और 50 खरीदेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, ये देखिए, अगर शॉपिंग की बात करें तो बिजनेस क्लास 10,000 लोग होगी, और अगर 40% की बात करें, सॉरी 50% की बात करें, तो 50% हमारे लिए क्या है जी, मार्जिन है। ठीक है, मार्जिन है, और सिर्फ 80% लोग जो है वो ये खरीदेंगे, तो ये बनेगा 4,000। और ये चूंकि पॉजिटिव है, शॉपिंग है, आपको रेवेन्यू आ रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, अपने पास पॉजिटिव में लिखेंगे। फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, ये लोग खरीदेंगे जी 5,000 की, तो 5,000 अगेन 80% लोग खरीदेंगे, तो इसको भी 80% से करना पड़ेगा, तो ये बनेगा जी 5,000 इंटू 50% इंटू 80%, ये बन गया जी 2,000। और लास्ट वाले की अगर बात की जाए तो लास्ट वाला क्या है जी, लास्ट वाला है 4,000, और ये 50% लोग खरीदेंगे, तो 4,000 इंटू, इधर ही कर लेते हैं, 4,000 इंटू 50% मार्जिन आ गया ये, और सिर्फ 50% लोग खरीदेंगे, तो ये बनेगा 1,000। लें जी, और इसके अलावा कोई कॉस्ट हमारी वेरिएबल ऐसी नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर निकालेंगे तो कितना बनेगा जी,
80,000, 60,500 और लास्ट है जी कितना 43,500। लें जी, ये मार्जिन है आपका जी। ओके, लेकिन सर हमने इस सब को कैपेसिटी के हिसाब से करना है, क्योंकि ये सारे का सारा नहीं आएगा 12.5 आएगा, सारे का सारा नहीं आएगा 17.5 आएगा, सारे का सारा नहीं आएगा 70% शेयर आएगा। तो इसलिए आपने इसको वेटेड एवरेज करना है और 12.5%, 17.5% और 70%। ले जी, ये वो वेट है जो कि आप निकालना चाह रहे हैं, जो कि आपने डिनोमिनेटर में करना है। तो जब आप वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर पैसेंजर निकालेंगे, वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर पैसेंजर, तो ये कैसे आएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इन तीनों को प्लस कर दें, यानी मल्टीप्लाई करें आपस में यूं और प्लस कर दें सबको, तो ये आपका आंसर आएगा जी 51037.5। लें जी, ओके, ये वेटेड एवरेज है जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर पैसेंजर। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, 80,000 को 12.5% से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6500 इंटू 17.5% प्लस 47,500 इंटू 70%, तो आंसर आएगा 51,037.5। लें जी, डिनोमिनेटर का मसला हल हो गया। अब आ जाइए जी आप फिक्स कॉस्ट के ऊपर, जो कि उसने सवाल में बड़ी आसान दी हुई है, एडवर्टाइजिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, स्टाफ सैलरी, डेप्रिसिएशन, एडमिन एक्सपेंसेस, इन सबको टोटल करेंगे हम। तो ये फिक्स कॉस्ट आपकी जो टोटल इन सबको करके बनेगी वो बनेगी 112,450। लेकिन इसके अंदर जो जर्नी है उसके बारे में भी तो बात करनी है, जो फ्यूल लग रहा है। देखिए डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, ओके, साल की 200 जर्नीज है, ओके। डिस्टेंस 6500 किलोमीटर है सियालकोट से न्यूयॉर्क जाने का, फ्यूल कंजम्पशन विल बी बेस्ड ऑन 7,000। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप सियालकोट से न्यूयॉर्क जा रहे हैं और फिर न्यूयॉर्क से वापस आ रहे हैं। वो कहते हैं जब ये सियालकोट है जी, सियालकोट, ये न्यूयॉर्क है। वो कहते हैं जब आप सियालकोट से न्यूयॉर्क जाते हैं ना, ओके, तो डिस्टेंस तो 6500 है दोनों में, लेकिन यहां पे फ्यूल कंजम्पशन 7,000 किलोमीटर के हिसाब से होगी और यहां पे फ्यूल कंजम्पशन 5500 किलोमीटर के हिसाब से होगी। ये क्या कहानी है? आई डोंट नो आप में से कभी किसी ने मोटरवे पे गाड़ी चलाई है कि नहीं। मोटरवे पे अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल करें तो अक्सर औकात हवा जब तेज़ होती है, तो ये जो पक्का ड्राइवर है ना ये उसको पता है, जो पक्का ड्राइवर नहीं है ना उसको ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन चलें कुछ को तो समझ आ जाएगी। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप गाड़ी जब चला रहे होते हैं ना, तो जो अच्छे ड्राइवर होते हैं ना उनको ना समझ आ जाती है कि गाड़ी ना ज़ोर थोड़ा ज़्यादा ले रही है। क्यों ज़ोर ज़्यादा ले रही है? उसकी वजह यह है कि विंड ऑपोजिट होती है, सामने की हवा की डायरेक्शन इस तरफ की होती है और आप हवा के ऑपोजिट जा रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है जब आप हवा के ऑपोजिट जा रहे हैं तो थोड़ी सा जोर तो लगेगा गाड़ी का, तो इसका मतलब है कि जब गाड़ी का जोर लगेगा आप एक्सेलरेटर ज़्यादा देंगे तो इसकी फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स के बेशक वो डिस्टेंस लाहौर से इस्लामाबाद का 350 किलोमीटर मिसाल के तौर पे है, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन आपकी हो सकता है 400-450 किलोमीटर वाली लग रही हो। कुछ केसेस में आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं हवा भी उस डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि हवा भी गाड़ी को पुश कर रही है पीछे से, आपकी गाड़ी का जोर नहीं लग रहा। तो इसका मतलब है कि फ्यूल कंजम्पशन फिर बेहतर होगी, क्योंकि गाड़ी अपने जोर पे हवा के जोर पे जा रही है आगे। ओके, यही काम ना एरोप्लेन्स में होता है। तो जहाज तो स्पेशली जब इतनी ऊपर होता है और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ पे जो विंड है उसका बहुत ज़्यादा कमाल होता है। इसी वजह से ये विंड जो है, जब आप सियालकोट से न्यूयॉर्क जा रहे होंगे तो डिस्टेंस तो 6500 ही है जी दोनों केसेस में, लेकिन यहां पर चूंकि विंड डायरेक्शन सामने की तरफ होगी, उसने लिखा हुआ है जी ड्यू टू हेड विंड, हेड का मतलब होता है सामने से हवा पड़ेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्यूल ज्यादा लगेगा। लेकिन वापसी में चूंकि हवा टेल साइड की होगी, पिछली साइड पर लगेगी, जहाज को आगे की तरफ धकेलेगी, तो इसलिए उसकी कंजम्पशन जो है वो कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे कंजम्पशन जो है वो 200 पर किलोमीटर गिवन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस हिसाब से देखना पड़ेगा। ले जी, अब हम आसान काम करते हैं, एक तो 7,000 किलोमीटर और एक 5500 किलोमीटर, इसके हिसाब से कॉस्ट लगेगी हर किलोमीटर पे 200 पर किलोमीटर और 200 जर्नी साल की। तो जब आप इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो टोटल फिक्स कॉस्ट आएगी वो आएगी 612,450,000। ठीक होगी बात? ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे इसको इसके साथ, फिक्स कॉस्ट ओवर वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, आंसर आएगा 12,000 पैसेंजर्स। लें जी, साल के 12,000 पैसेंजर कर लें
ब्रेक इवन है। लेकिन कौन से वाले, बिजनेस क्लास वाले, फर्स्ट क्लास वाले या इकोनॉमी वाले? तो सर मसला ही कोई नहीं, ये काम आपने किया तो हुआ है। इसका 12.5%, इसका 17.5%, इसका 70%, ये आ जाएगा जी बिजनेस में, ये आ जाएगा फर्स्ट में, ये आ जाएगा इकोनॉमी। आंसर आ गया जी आपका। भाई ये काम करना था इसके अंदर। तो दैट वाज ऑल अबाउट मॉक की डिस्कशन यहाँ पे तमाम हुई भाई। और मेरे ख्याल में कोशिश तो यही की जाती है हमेशा कि एक अच्छा बैलेंस पेपर बनाया जाए, लेकिन ऑब्वियसली 16 के 16 चैप्टर कैटर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कोशिश की गई कि काफ़ी चीज़ें इसके अंदर टेस्ट हो जाएं। काफ़ी कुछ आपने सीखा भी होगा। इसको आपने ये नहीं समझना कि अल्लाह ना करे अगर आप ये नहीं कर पाए या अगर आपका पासिंग मार्क्स नहीं आया तो जी तबाही हो गई, आगे आप कुछ नहीं कर सकते। इसको सीखने का ही एक, समझें कि ये आपकी सीखने का ही एक अमल था, और इससे ही आप अपनी तैयारी को भी थोड़ा सा असेस कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं। ठीक है जी। तो बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। यहाँ पे मॉक की डिस्कशन ख़त्म हुई। बात करते हैं जी कुछ लोग रिवीजन प्लान के बारे में भी पूछ लेते हैं। ऑल्दो ये बात मैंने क्लास के सेशन आखिरी क्लास में या सेकंड लास्ट क्लास में कर दी थी, आप लोगों के साथ बड़ी डिटेल से बात हो गई थी, लेकिन दोबारा थोड़ी सी ज़रा एक बात कर लेते हैं। आपके पास अभी 7, 8, 10 दिन मौजूद हैं। आइडियल तो ये था कि आप लोग साथ साथ थोड़ी बहुत तैयारी करते रहते सेशन के दौरान, और जब आप अगस्त में पहुँचते तो कम से कम आपने तमाम टॉपिक्स एक एक दफ़ा किए होते हैं, और सिर्फ आपको 10 से 12 दिन लगते या मैक्सिमम 15 दिन लगते पहली दफ़ा रिवीजन करने में। तो तरीका जो मेरा था वो तो यही था कि अगस्त के महीने में या जो पेपर से पहले एक महीना होता है उसमें आप कम से कम 3 दफ़ा कोर्स को रिवाइज़ कर लें। कोर्स को रिवाइज़ करने का तरीका क्या होता है, जब आपकी क्लासेस ख़त्म होती हैं तो सबसे पहले आपने अपना रजिस्टर ओपन करना है, और जिसमें आपने तमाम कॉन्सेप्ट्स और तमाम रूल्स लिखे हुए हैं वो खोलना है। एक चैप्टर को उठाना है, उसके तमाम कॉन्सेप्ट्स आपने रिवाइज़ करने हैं, उसकी जितनी एग्जाम्पल्स आपको क्लास में करवाई गई हैं वो आपने करनी है, किताब के अंदर उसकी जितनी भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं आपने वो करनी है। उसके बाद आपने चलना है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो क्लास में करवाए गए उनके ऊपर, और देन यू विल हैव टू डू पास्ट पेपर्स। और पास्ट पेपर चूंकि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में, या चले छोड़े मैं उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाता, आपने लेटेस्ट ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट पे आना है, यानी सबसे जो पुराना पास्ट पेपर होगा ना 1990 का, पहले वो करना है, फिर आपने 2023 या 2022 के पेपर पे आना है। ठीक है, ऐसे सवाल आपने करने। तो एक चैप्टर आपका ऐसे तैयार होगा, अगले चैप्टर को भी इसी तरीके से उठाना है, कॉन्सेप्ट सारे देखने, एग्जांपल देखनी है, प्रैक्टिस सेट जो करवाया वो करना है, और उसके बाद पास पेपर पे आना है। एक दफ़ा आपकी तैयारी ऐसे होनी चाहिए। दूसरी दफ़ा आपकी तैयारी होनी चाहिए उसके बाद सिर्फ कॉन्सेप्ट देखें और पास पेपर करें, लेकिन अब पास पेपर आपने लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट से जाने, यानी 2023 या 22 का सवाल पहले और फिर ओल्डेस्ट, और सारे करने हैं। ये नहीं कि शुरू के 3-4 कर लिए तो सारे करने, कम टाइम लगेगा। और तीसरी दफ़ा भी आपने ऐसे ही करना है। तो कम से कम 3 दफ़ा आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब 3 दफ़ा करने के लिए ज़रूरी है कि जो पूरा सेशन है 4 महीने का या 5 महीने का या जितने भी महीने हैं, उसमें आपने चीज़ों को कम से कम इतना किया हो कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो कुछ मुनासिब सा बन चुका हो। ऐसे ना हो कि जी बिल्कुल ही लेमैन बन के बैठे हुए, बिल्कुल ही पता नहीं है कि यू क्यों क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी बात होनी चाहिए कि बस एक एक 2-2 पॉइंट्स में मसला हो। ऐसा ना हो कि जी सारा कुछ ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, पता ही कुछ नहीं, चैप्टर सिरे से आता ही नहीं है, फिर तो मसला है भाई, फिर तो लिटरली मसला है, फिर आप कोई आखिरी 1 महीने में झंडे नहीं गाड़ लेंगे, सीधी सी बात है। तो अगर साथ साथ लेक्चर्स लिए मैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत है, सवाल थोड़े बहुत किए मैं, तो काम चल जाता है। नहीं जी, ये काम हो गया। सितंबर के महीने में कोई नया सवाल नहीं करना, ये मेरा आपको मशवरा है। उसकी वजह यह है कि सीए के पेपर के अंदर ना बहादुरी या हौसला बहुत मैटर करता है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है या आपके अंदर हौसले की कमी है या बहादुरी की कमी है तो आप पेपर का बेड़ागर कर लेंगे। ठीक है, पेपर के अंदर जितना आपको कोर्स का आना ज़रूरी है उतना ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये बात मैंने 12 क्लास में बोली है कि पेपर में कॉन्फिडेंट होके जाएं। ये समझें कि जो आपका पेन आगे चल रहा है ना, ये ठीक समत में चल रहा है, ये गलत नहीं जा रहा। इतना भरोसा अपने आप पे रखें, और ये भरोसा आपको तभी आएगा जब आपने सवाल किए होंगे। अब जब आपने सवाल 3 दफ़ा किए होंगे ना, तो आप खुद ये बात मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। 3 दफ़ा जब आपने पास पेपर कर लिए और एक ऑर्डर में कर लिए, रिदम में कर लिए, तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि जो अगला पेपर होता है ना, वो पिछले पेपर का 50% ही लेके बैठा होता है, बाकी 50% नई बात होती है उसके अंदर। और उस नई बात में से भी कोई 20-25% जो है ना वो टैकल कर सकते हैं आप, बाकी 20-25% मुश्किल होती है, वो गलत भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट मीन्स कि जब आपने 3 दफ़ा पिछले सारे पेपर किए हुए हैं तो नया पेपर कोई 50% उसमें से ही बनना है। तो इसका मतलब ये है कि आप आधा तो कर सकते हैं।
और जो नई चीज़ें आएंगी उसमें से भी 20-25% आप कर सकते हैं। तो सवाल को बस उतने पे ही रखें, ठीक है। एक तो ये बात होगी। जब आप सितंबर में कोई नया सवाल नहीं करेंगे ना, पुराने सवाल करेंगे, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन होगी कि मेरे से अब सारे सवाल हो रहे हैं। जहाँ पे आपने नया सवाल पकड़ा ना, वहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि मैं भी कोई नया सवाल पहली दफ़ा देखूंगा ना, मुझे भी उस तरह से समझ नहीं आएगी। ये तो इंसानी फितरत है भाई, ठीक है, नहीं समझ आएगी। पहली दफ़ा सवाल देखने में थोड़ा सा बंदा सोचता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका वो कॉन्फिडेंस जो है, जो आपने अगस्त के महीने में सारे सवाल करके बनाया, वो सितंबर में आके इस तरह से हो जाए कि भाई मेरे से तो सवाल ही नहीं हो रहा। तो ये काम आपने नहीं करना भाई, ओके। तो ये काम, इस चीज़ को अवॉइड करना है, ये काम आपने नहीं करना। पेपर से पहले नींद पूरी करके जाना, ओके। और पेपर से पहले तैयारी कैसे करनी है, अगेन सवाल तो आपने नया कोई करना नहीं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपने रिवाइज करने हैं। और सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के बाद आपने बस पास पेपर की एडजस्टमेंट से देख लेनी है कि ये पेपर की एडजस्टमेंट थी, अच्छा ये एडजस्टमेंट तो ये करना होता है, ये एडजस्टमेंट कोई एक छोटी मोटी एडजस्टमेंट सॉल्व करके हाथ से देख लें, कुछ तरह करके साथ आपने करना है, ओके। पूरा पूरा सवाल तो ऑब्वियसली एक दिन में आप नहीं कर सकते, तो इसलिए बस आपने ना एडजस्टमेंट्स और कॉन्सेप्ट्स ये तमाम चीज़ें देख लेंगी। नींद पूरी करके जाइएगा। पेपर में जब आपको 3 घंटे 15 मिनट पहले पेपर दिया जाएगा, 15 मिनट रीडिंग टाइम में, तो आपने सिर्फ सवालों की रिक्वायरमेंट देख लेनी है। रिक्वायरमेंट पढ़ के ना अंदाज़ा हो जाता है सवाल किस टॉपिक का है, और आपने उसी 15 मिनट में ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपने सबसे पहले कौन सा सवाल करना है, ओके। ये सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो उसी 15 मिनट के अंदर आपने वही सवाल पकड़ना है, उसको 5-6 दफ़ा पढ़ के अपने ज़हन में पूरा एक प्लान बना लेना है कि सवाल को मैंने लेके कैसे चलना है। याद रखिएगा, पहला सवाल ना तो बहुत आसान होना चाहिए, ना ही बहुत मुश्किल होना चाहिए, वो एक दरमियाना सा सवाल होना चाहिए। जब आपको 9:15 बजे आंसर शीट दी जाएगी, तो आंसर शीट जैसे ही मिले, आप इस मोड में हो कि आप फौरन सवाल लिखना शुरू कर दें, क्योंकि पिछले 15 मिनट के रीडिंग टाइम में आपने सवाल को पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा मशवरा है कि 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर पढ़ने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि आप 15 मिनट पूरा पेपर पढ़ेंगे ना, वो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी फारिग, ये भी फारिग, ये भी फारिग, बेड़ागर कर लेंगे। इसीलिए रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, और रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद जो टॉपिक आपको सबसे उसमें लगता है रिक्वायरमेंट पढ़ के कि आसान है, लंबा सवाल मत उठाइएगा, मार्क्स से पता लग जाएगा, बस एक मीडियोकर सा सवाल उठाइएगा, 9:15 लिखना शुरू कर दीजिएगा। आपको पता है कि मार्क्स कितने होते हैं, 1.8। अगर 10 नंबर का सवाल है, इसको 1.8 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब है कि ये सवाल 18 मिनट में होना चाहिए। अब अगर आपने 15 मिनट के अंदर वो सवाल प्लान कर लिया होगा ना, तो ये 10 मिनट का सवाल आपको कॉपी पे उतारते हुए ना कोई 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। चलिए लेट्स अज्यूम 10 मिनट भी लग गए, तो आपने 8 मिनट तो बचा लिए ना। इस 8 मिनट को अगले सवाल में यूटिलाइज करें, उस सवाल में जिस सवाल ने 1.8 से ज़्यादा वक्त ले जाना है, और ये वो सवाल है जो 18-20 मार्क्स का होगा। दूसरे नंबर पे भी उस सवाल को ना कीजिएगा, उस सवाल को ना मिड में रखिएगा। जब आप अपना वक्त बचा चुके हैं और आपको लगे कि मेरे पास 15-16 मिनट का वक्त बच गया है क्योंकि मैंने सवाल थोड़े जल्दी जल्दी कर लिए हैं, तो उसके बाद आपने फिर मुश्किल सवाल उठाना है जो कि बचे हुए 15 मिनट खाएगा, अपना भी वक्त खाएगा, और हो सकता है किसी अगले सवाल का भी थोड़े से 5-7 मिनट खा जाए। कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने प्लान ऐसे करना है, उस सवाल को मिड में रखा होगा, कुछ आसान सवाल शुरू में, कुछ आसान सवाल बाद में, क्योंकि अब तो 9 सवाल एक्सपेक्टेड है कि आएंगे, तो कुछ आसान सवाल पहले, कुछ आसान सवाल बाद में। जो वक्त शुरू में बचाया वो इस मुश्किल सवाल को दिया, और कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा वक्त ऊपर भी ले गया, पैनिक नहीं होना। आपके पास कुछ सवाल ऐसे हैं जो वक्त मजीद बचाएंगे और इसमें हो जाएंगे, तो इसलिए परेशान उसमें नहीं होना आपने। एक बात। अगली बात, एक पॉइंट को ज़्यादा देर सोचना नहीं है, बस 1-2 मिनट सोचा और एज्यूम करके कोई भी नंबर लिख के आगे चले, सवाल खाली नहीं छोड़ना। नॉर्मली आई कैप की ये खसलत रही है कि वो पहली 1-2 बड़ी मुश्किल देता है और वहीं पे आप फारग हो जाते हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है कि अच्छा बॉलर शुरू में ही आएगा ना, मिचेल स्टार्क सबसे पहले आएगा, वो अच्छा ओवर कराएगा, कोई बात नहीं, आपने 350 भी चेस करना, स्टार्क के ओवर रोक लें, कोई मसला नहीं। इसके बाद हल्का बॉलर भी तो आएगा, उसको मारें छक्के, कोई मसले वाली बात नहीं। तो इसलिए आपने मुश्किल एडजस्टमेंट्स को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद भी काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो कि बहुत आसान होती हैं, वो तो कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी एडजस्टमेंट्स को लेकर नहीं बैठ जाना कि 20-20 मिनट उसी को सोचे जा रहे हैं ये कैसे होगा, उस 2 नंबर के चक्करों में अगले सवाल के जो 10 नंबर है वो आपने लूज कर दिए। तो इसलिए ये काम नहीं करना। 1-2 मिनट बस जो जायज़ टाइम है उसको सोचने का वो सोचें, समझ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा कुछ भी एज्यूम करें और आगे चलें, कोई बात नहीं। सवाल को एंड तक लेके जाना, एंड तक लेके जाना, ठीक है। कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही है, एज्यूम करें और आगे चलें, सवाल पूरा करना है, क्योंकि एक एक पार्ट के नंबर होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक सवाल हम कर रहे होते हैं, उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, बस एक ही एडजस्टमेंट समझ आ रही होती है, सर एक ही एडजस्टमेंट करना है, उसके तो नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए ये प्लीज़ आपने ध्यान में रखना है कि तैयारी कम से कम 3 दफ़ा होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए जो कि मैंने आपको बताया। पेपर से हफ्ता पहले क्या करना है, पेपर के दिन क्या करना है, और पेपर में क्या करना है,
ये तमाम चीज़ें आपने जो है वो जहन में रखनी है। हर बंदे का कैलिबर अलग होता है। मैं चूँकि थोड़ा सा इंटेलिजेंट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, तो मैं उसको ओवरकम करता था मेहनत करके। तो अगर आप भी इंटेलिजेंट नहीं हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा कि अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है तो सीए नहीं होगा। वी ओनली नीड हार्ड वर्क एंड वी ओनली नीड कमिटमेंट, ये दो चीज़ें होंगी ना तो काम हो जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। वही बात जो मैंने लास्ट टाइम कही थी, आज जाग लेना, अगले 6 महीने जागने से बहुत बेहतर है। तो इसलिए ये अगले 7-8 दिन 10 दिन जितने भी बचे हैं पेपर में, जाग लें, मेहनत कर लें, जो पॉइंट्स रह गए हैं उनको पूरा कर लें और बहादुर बन के पेपर में जाइएगा। इंशाल्लाह मेहनत करना आपका काम है, कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है, वो फिर उसकी मर्ज़ी समझ के जो भी हो छोड़ दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कोई मसला मसाइल, कोई शिकवा शिकायत हो तो हाजिर है फ़ोन। एक आध दिन डिले हो जाता है रिप्लाई में, लेकिन मेरे ख्याल में अब तक तमाम लोगों के जवाब दे ही दिए। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अच्छी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छा रिज़ल्ट कम्युनिकेट करेंगे, अच्छा पेपर, पहले तो अच्छा पेपर कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद अच्छा रिज़ल्ट कम्युनिकेट करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।